एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत है आप सबका वेट ट्रक मैकेनिक इस प्लेटफॉर्म पे। आई होप आपको वॉइस वीडियो सब बहुत क्लियर आ रही होगी। जैसे कि आप सब जानते हैं दोस्तों, कोई भी एक्स्ट्रा डिस्कशन हम नहीं करते स्टार्टिंग जब क्लास स्टार्ट होती है दोस्तों। क्लास जब एंड होने वाली होगी तब कोई अगर एक्स्ट्रा डिस्कशन होगा तो तब करेंगे, अदरवाइज स्टार्टिंग अपने लेक्चर की शुरुआत करेंगे और लेक्चर के ड्यूरेशन में केवल लेक्चर से जुड़ी हुई बातें करेंगे, उसके जुड़े हुए डाउट्स को डील करेंगे। और अगर लेक्चर से हटके कोई आपका क्वेरी है तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप लेक्चर के अंत होने का वेट करें, एंड होने के इंतजार करें। एंड में मैं 5-10 मिनट एक्स्ट्रा रुक जाऊंगा और तब आप मेरे से कोई एक्स्ट्रा जो आपका मन में कोई क्वेरी चल रही है तो आप पूछ सकते हैं लास्ट में, स्टार्टिंग में नहीं, सो दैट हमारा टाइम और आप बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो और हम एक कम समय में ज्यादा कंटेंट कवर कर पाए, जो कि हमारा अल्टीमेट मोटिव है। चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के सेशन की। स्टूडियो केमिस्ट्री में आप सबका स्वागत है दोस्तों। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ज्यादा, एंड आज आई थिंक लेक्चर नंबर 5 है, कहने का लेक्चर नंबर 5 है वैसे तो, क्योंकि अभी तो दो लेक्चर तो वैसे बेसिक से ही थे उसमें। तो चलो हम तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, किसी दिन मैं बीच में एक्स्ट्रा क्लास लेके कवर अप कर लूंगा। आई थिंक शायद नेक्स्ट मंडे में एक एक्स्ट्रा लेक्चर दूंगा एंड आई विल कवर अप ऑन दैट। अब नेक्स्ट मंडे की बात है, नेक्स्ट मंडे करेंगे। तो अभी तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो स्टूडियो केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 5 दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं पर्टिकुलर ओवरऑल इस टॉपिक के 4 लेक्चर, कहने के 4 लेक्चर है वो कुल मिलाकर 2 लेक्चर के बराबर ही, बहुत कम उसमें कवर अप किया है मैंने। आपको बहुत सारी बेसिक बातें ज़्यादा सिखाई उसमें। सो जो बच्चा लेट ज्वाइन हुआ है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, आप फटाफट से आजकल में वो फास्ट फॉरवर्ड करके उन जो 3-4 लेक्चर हुए हैं हम फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए और आपको सारी बातें आसानी से समझ में आ जाएंगी, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। उसके बाद आज के लेक्चर की शुरुआत करिए। या फिर कुछ बच्चे तो बिल्कुल ही मान लीजिए आज नहीं आए और उनके पास समय नहीं है वो रिवाइज करने का, तो एक काम करो, तुम आज से भी स्टार्ट कर सकते हो। कुछ बातें तुम्हें आज से भी समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। तो लास्ट क्लास में हमने कहा था कि स्टूडियो केमिस्ट्री में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड इनएक्टिविटी। बस ऑप्टिकल एक्टिविटी इनएक्टिविटी को करने के लिए हमने ये पता लगाया कि भाई उसका थ्योरेटिकल मेथड होता है फाइंड आउट करने का कि कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होगा या नहीं होगा, और वो थ्योरेटिकल मेथड जो है वो कहलाता है सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल एंड वो जो थ्योरेटिकल मेथड है वो किसके लिए हमें थ्योरेटिकल अप्लाई करें दोस्तों? ओवरऑल हमारी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है मॉलिक्यूल की, दैट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रॉपर्टी। भाई कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है ये पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं वो नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज यानी कि नेचुरल पेयर शो करते हैं, और जो ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं दोस्तों वो नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज पेयर शो नहीं करते दोस्तों। नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज पेयर शो नहीं करते दोस्तों, कोई बात नहीं। तो अभी हम ये वाला टॉपिक अपना कवर कर रहे हैं दोस्तों, सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल टॉपिक, दैट विल गो टू द ऑप्टिकल एक्टिविटी इनएक्टिविटी। मेन कहानी उसी के अंदर चल रही है, ऑप्टिकल एक्टिविटी और इनएक्टिविटी के अंदर। इस सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल के अंदर दोस्तों हम सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़ रहे थे और उसमें हमने BF3 मॉलिक्यूल को कंप्लीट डिटेल्स के साथ खत्म कर दिया था। BF3 मॉलिक्यूल के अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड अल्टरनेटिव एक्सिस सिमेट्री चारों निकाली थी, और चारों के चारों को डिटेल में हमने सिमेट्री एट द रेट ऑफ ट्रिवियल वेबसाइट की और 3D इमेजिनेशन के थ्रू भी समझ लिया था। हम आज उससे आगे बढ़ेंगे दोस्तों। कुछ होमवर्क भी दिए थे, आई होप आपने होमवर्क कर लिया होगा, नहीं किया तो भाई दे रहा हूं, समय थोड़ा सा कर लो भाई खत्म, तो क्योंकि मुझे पता है कुछ है महानुभाव जिन्होंने खत्म नहीं किया होगा। तो इसके बाद दोस्तों हमने आज के सेकंड मॉलिक्यूल के साथ आज की कहानी की शुरुआत करेंगे, दैट इज PF5 मॉलिक्यूल। और इस मॉलिक्यूल के बारे में मैंने कहा था कि थोड़ा सा होमवर्क आप घर पे करके आना, इस फॉर्म में होमवर्क भी दिया था मैंने, और कोई बात नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आज यहाँ पे कर लेंगे, पर जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात है, कीप डूइंग, क्योंकि तुम ही आगे जाओगे भाई। चलिए दोस्तों, समझदारी और डिसिप्लिन दिखाएगा वही अच्छी लाइन लाए। चलिए PF5 मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल की पहले स्ट्रक्चर आप कुछ देख लीजिए। इस मॉलिक्यूल में दोस्तों हम कहते हैं कि 3 बॉन्ड जो होते हैं PF के वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ऐसे दिखा देते हैं, और 2 बॉन्ड जो होते हैं वो इन तीनों जो आपके फ्लोरीन है जो कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, इनके परपेंडिकुलर प्लेन में दिखाए जाते हैं। और ऐसा करने पर दोस्तों ये जो शेप बनती है वो टीपीपी शेप बनती है। टीपीपी ज्योमेट्री के कोरस्पोंडिंग सारी कहानी होती है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री PF5 के अंदर होते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पे जो बेनी सूडो रोटेशन कांसेप्ट है दोस्तों उसको मैं अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि सिमेट्री एलिमेंट्स अगर आपको निकालने तो स्टैटिक स्ट्रक्चर ही लेके चलनी पड़ेगी। आप डायनामिक यानी कि जो स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रही है उसको आप नहीं ऑब्जर्व कर सकते, एक समय में एक स्ट्रक्चर लेके चलनी पड़ेगी। जनरली जो स्टेबल स्ट्रक्चर होती है उसी को लेके चलते हैं। तो PF5 की ये वाली स्ट्रक्चर यानी कि टीपीपी स्ट्रक्चर ही हम लेके आंसर निकालेंगे ना। इस टीपीपी शेप को अगर समझने की कोशिश करें, व्हाट दिस टीपीपी इज, ये टीपीपी मॉलिक्यूल दिखता कैसा है, तो कहेंगे यहाँ पे 3 जो आपके जो PF बॉन्ड है, मान लीजिए सेंटर में आपका फ्लोरीन है तो एक PF बॉन्ड मान लीजिए इस सेंट्रल प्लेन में लाई कर रहा है। जब ये मॉलिक्यूल को समझने की कोशिश करेंगे तो सेंट्रल प्लेन, प्लेन के बाहर की चीजें, प्लेन के पीछे की चीजें इस टर्म में समझने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए आपका फास्फोरस जिस पर्टिकुलर जगह पे है उसी प्लेन को मैं सेंट्रल प्लेन मान लेता हूं, और उसमें एक मैंने PF बॉन्ड लगा दिया जो कि सेंट्रल प्लेन में लाई कर रहा है। अभी सेंट्रल प्लेन का कांसेप्ट क्या है कि भाई ये प्लेन में जो भी बॉन्ड लाई करेगा ना तो वो तुम्हारे पास आ रहा है ना वो तुमसे दूर जा रहा है, हेंस इस प्लेन में लाई करने वाला जो भी बॉन्ड होगा वो नॉर्मल आपके जो एक रिप्रेजेंटेशन है नॉर्मल बॉन्ड से दिखाया जाएगा। इस सेंट्रल प्लेन से बाहर जो बॉन्ड होंगे वो तुम्हारी तरफ आ रहे होंगे, उनको वेज पे दिखाएंगे, और सेंट्रल प्लेन से जो पीछे बॉन्ड होंगे वो तुमसे दूर जा रहे होंगे, तो उसको डैश पे दिखाएंगे। ठीक है, सुना, एक PF5 में से एक PF बॉन्ड जो है वो तुमने सेंट्रल प्लेन में दिखाया। इसका एक PF बॉन्ड 120 डिग्री एंगल पे बाहर की तरफ होता है दोस्तों, और 120 डिग्री एंगल और लगाओगे तो एक PF बॉन्ड यहाँ पीछे की तरफ होता है। तो यहाँ पे 3 PF बॉन्ड जो होते हैं वो एक इक्वेटोरियल फॉर्म में होते हैं, जिसको एक सेंट्रल प्लेन में, एक वेज पे बाहर और एक पीछे डैश पे, जस्ट लाइक BF3 दिखा सकते हैं। तो ये वाला हिस्सा तो BF3 जैसा ही है, बट BF3 से हटके यहाँ पे 2 बॉन्ड और है दोस्तों, जो कि इस पर्टिकुलर जो ये 3 आपके हॉरिजॉन्टल PF बॉन्ड है, इनके परपेंडिकुलर एक PF बॉन्ड ऊपर होता है और एक परपेंडिकुलर PF बॉन्ड नीचे होता है, और ऊपर वाला PF बॉन्ड भी सेंट्रल प्लेन में ही लाई कर रहा है, नीचे वाला PF बॉन्ड भी सेंट्रल प्लेन में लाई कर रहा है, या फिर कहूं जिस प्लेन में ये PF बॉन्ड है
उसी प्लेन में ऊपर वाला और नीचे वाला भी लाई कर रहा है। जब आप इसकी शेप पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में आप अक्सर इन चीजों को पढ़ते हैं, तो वहां पे आप जाओगे दोस्तों कि ये जो ऊपर वाला बॉन्ड है और जो नीचे वाले बॉन्ड है, ये बॉन्ड कहलाते हैं एक्सियल बॉन्ड। दे आर कॉल्ड एज एक्सियल बॉन्ड। ऊपर वाले बॉन्ड और नीचे वाले बॉन्ड क्या कहलाएंगे? एक्सियल बॉन्ड्स। और ये तीन आपके पीएफ बॉन्ड लाई कर रहे हैं, जिनको अगर मैं थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करूं तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये बना रहे हैं दोस्तों। दे आर फॉर्मिंग इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेंटर से इतना डिस्टेंस पीएफ बॉन्ड का यहां होगा, उतना ही यहां होगा, उतना ही यहां होगा। सो देयर इज अ इक्वेटोरियल हाइपोथेटिकल ट्रायंगल। तो इस मतलब रिस्पेक्टिवली अगर हम बात करें तो हम कहेंगे जो ये हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स हैं इनको इक्वेटोरियल पीएफ बॉन्ड बोल देंगे, और जो ये वर्टिकल बॉन्ड्स हैं इनको एक्सियल बॉन्ड्स का नाम देंगे। तो समझाने के लिए दोनों डिफरेंट टाइप के पीएफ बॉन्ड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हॉरिजॉन्टल वाले जो यहाँ पे है इनको हम इक्वेटोरियल पीएफ बॉन्ड्स के नाम से जानते हैं, और जो ये वर्टिकल वाले हैं दोस्तों इनको हम दोस्तों आपके एक्सियल बॉन्ड्स के नाम से जानते हैं। ना इस इमेजिनेशन को थोड़ा और अच्छा समझने के लिए मैं एक बार वापस से सिमेट्री एट द रेट ओटरबियन वेबसाइट के एक बार ओपन करता हूँ। दैट इज द सिमेट्री एट द ओटरबियन वेबसाइट। इस वेबसाइट पे जाके एक बार तो मैं मॉलिक्यूल का इमेजिनेशन कराता हूँ, 3D में मॉलिक्यूल कैसा दिख रहा होगा, फिर बैक टू द टॉपिक आ जाएंगे। ठीक है, तो गैलरी के हम जाएंगे दोस्तों। इसमें गैलरी में गए, यहाँ पे हमने शॉर्ट किया बाय अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शॉर्ट करने के बाद PF5 यानी कि फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड। फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड दोस्तों, PF5 यानी कि फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड पी पे मिलेगा, तो वेयर इज पी इज एस से पहले फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड। ये रहा वो PF5 खुशनसीब मॉलिक्यूल दोस्तों। इसमें आप गौर से देखें तो तीन आपके जो आपके पीएफ बॉन्ड है वो बिल्कुल इक्वेटोरियल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। और इस मॉलिक्यूल को जब मैं ऊपर मुंडी पकड़ के सीधा करूंगा तो दोस्तों ये है वो एक्जेक्टली PF5 मॉलिक्यूल जिसको आप अभी डील करने जा रहे हैं। दिस इज द PF5 मॉलिक्यूल। में एक पीएफ बॉन्ड हमने नॉर्मली दिखाया है, एक वेज पे दिखाया है, और एक डैश पे दिखाया है, एक ऊपर दिखाया है और एक नीचे दिखाया है। सॉरी मैं तब ठीक नहीं। ओके सो इस तरीके से 5 PF5 बॉन्ड है, और इसको अलग-अलग एंगल से देखना चाहे तो ऐसे भी देख सकते हो दोस्तों। ये रहा एक एंगल, एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा। तीन आपके इक्वेटोरियल और उसके परपेंडिकुलर, दो आपके एक्सियल वाले बॉन्ड लाइन कर रहे हैं। फ्रंट एंगल से देखना चाहे ऐसे दिखेगा, इस एंगल से किसी भी एंगल से देख लो तो हम ये कहेंगे भाई ये तीन जो आपके हॉरिजॉन्टल वाले हैं इक्विवेलेंट बॉन्ड आप में, ये अपने आप में सेम से है, और एक्सियल वाले अपने आप में सेम से है। सो नाउ अब मैं इसको यहां पे ओपन करके रखता हूं और वापस अपने इस पे आता हूं दोस्तों। सो नाउ ऐसे सिचुएशन में अब हम इन्हें सिमेट्री एलिमेंट निकालने चलेंगे। तो हम सिमेट्री एलिमेंट निकालने चलेंगे तो सबसे पहला जो सिमेट्री एलिमेंट होता है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में सबसे पहले हम C2 की शुरुआत करते हैं कि C2 है या नहीं है। तो हमें यहां पे अक्सर दो क्वेश्चन हम अक्सर निकालते हैं दोस्तों कि पहला C2 होगी या नहीं होगी, और दूसरा होगी तो कितनी होगी, हाउ मेनी। जैसे कि मैंने कहा तुम्हारे एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, होगी या नहीं होगी। फिजियोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी होगी ये निकालने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी दोस्तों हम यहाँ पे दोनों ही बातों का पता लगाएंगे। तो आओ गौर से देखिए इस मॉलिक्यूल को और चेक करिए क्या इसमें कोई C2 एग्जिस्ट कर सकती है क्या। कैसे चेक करेंगे? कोई भी एक एक्सिस पास करा दो जहां से तुम्हारा मन है, और उस एक्सिस के लोग क्योंकि n की वैल्यू 2 है तो एंगल ऑफ रोटेशन 180 डिग्री का कराना पड़ेगा। तो कोई भी एक एक्सिस पास करा दो इस मॉलिक्यूल में से, और उस एक्सिस के अराउंड 180 का रोटेशन करा के देखो, और रोटेशन कराने के बाद क्या वो मॉलिक्यूल सेम आ रहा है क्या? अगर सेम आ जाए तो C2 एग्जिस्ट कर जाएगी, नहीं तो नहीं करेगी। दोस्तों तो ऐसा ही करने के लिए मेरे दिमाग में मैंने क्या किया कि मुझे लगा कि यार जैसा PF3 था ना, PF3 में से BF बॉन्ड में से निकाला था इक्वेटोरियल वाले PF बॉन्ड में से, तो ऐसा ही हमने कहा कि चलो एक बार यहां पे ट्राई कर लेते हैं। हमने यहां से कोई भी एक PF इक्वेटोरियल बॉन्ड ले लिया, इट्स इक्वेटोरियल PF बॉन्ड, इसके अलोंग एक एक्सिस पास कर दी। जब मैं इसके अलोंग एक एक्सिस पास करूंगा दोस्तों तो ये एक्सिस दोस्तों साफ-साफ नजर आ रही है। ये एक्सिस इन दोनों फ्लोरीन के बॉन्ड के बीच में से निकल के चले जाए, क्योंकि जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है वो 120 डिग्री पे है। इन दोनों में 120 डिग्री का, इन दोनों में 120 डिग्री का, इन दोनों में भी 120 डिग्री का है। 120 डिग्री का इन दोनों में उसके बीच में से जाएगी हमारी एक्सिस दोस्तों, और इस पीएफ बॉन्ड के थ्रू पास हो जाएगी। और अब इसके अराउंड हम 120 डिग्री सॉरी इसके अराउंड हम 180 डिग्री का रोटेशन कराने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे C2 चेक करनी है। तो वी आर डूइंग 180 डिग्री रोटेशन, और देखते हैं क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहला रूल ये कहता है कि भाई जिस पर्टिकुलर एटम के अलोंग एक्सिस पास होगी या जिस बॉन्ड के अलोंग एक्सिस पास होगी उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। सबसे पहला तो फास्फोरस और फ्लोरीन को एज इट इज लिख दो, इन वालों की पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बारी-बारी चलते हैं दोस्तों। पहले चलते हैं एक्सियल वालों का क्या होगा, एक्सियल बॉन्ड की क्या हालत होगी जब इस एक्सिस के अलोंग रोटेशन करवाया जाएगा दोस्तों। जब इस एक्सिस के अलोंग हम रोटेशन कराएंगे तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि भाई साहब ये एक्सिस है और ये ऊपर वाला बॉन्ड है, ये वाला नीचे वाला बॉन्ड है। ठीक है, आप इसको समझ लीजिए ये एक्सिस है, ये वाली एक्सिस है, और इसके अराउंड ऊपर से बाहर की तरफ एक एक करके चलेंगे। पहले इन दोनों बॉन्ड की बात करते हैं। इस एक्सिस के अराउंड ऊपर से बाहर की तरफ होते हुए नीचे की तरफ आना है, ऊपर से बाहर की तरफ होते हुए नीचे आना है। तो इस एक्सिस को रोटेट किया जाएगा। तो ये दोस्तों ये एक्सिस के अलोंग रोटेशन कराने पर, एक्सिस के अलोंग रोटेशन कराने पर, एक्सिस के अलोंग रोटेशन कराने पर ऊपर वाला एक्सियल बॉन्ड नीचे आ जाएगा और नीचे वाला एक्सियल बॉन्ड ऊपर चला जाएगा। दोबारा देखिए, ऊपर वाला एक्सियल बॉन्ड सामने से घूम के नीचे आ जाएगा, नीचे वाला पीछे से घूम के ऊपर चला जाएगा। ऊपर वाला सामने से नीचे, नीचे वाला पीछे से ऊपर। दोबारा देखिए, ऊपर वाला सामने से नीचे, नीचे वाला दोस्तों पीछे से ऊपर चला जाएगा। यानी कि एक्सियल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस एक्सियल बॉन्ड जो है पीएफ बॉन्ड विल कन्वर्ट विद ईच अदर, या पीएफ बॉन्ड जो है एक्सियल वाले आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये दोनों आपस में इंटरचेंज होंगे। ये तो हो गई एक्सियल वालों की बातें। इस एक्सिस के लोग एक्सियल वालों ने पलटी मार ली दोस्तों। अब इसके अलावा भी जो एक्सियल बॉन्ड होंगे आइए उनकी चर्चा भी करें। इसके अलावा जो बॉन्ड है उनकी चर्चाएं कर लेते हैं। इस बॉन्ड के बारे में बातें हो चुकी है, ये दोनों एक्सियल बॉन्ड के बारे में बातें हो चुकी है। बच्चे तो इक्वेटोरियल बॉन्ड, इनका क्या होगा रे भाई, आइए इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। ये रहे वो दो आपके इक्वेटोरियल जो है उनको दिखा रहा हूं जो काम के, इन दोनों को हम डील कर रहे हैं इक्वेटोरियल वालों को। ये हमारा पीएफ बॉन्ड आपका प्लेन में था, ये वेज वाला बॉन्ड है, पीएफ वाला ये डैश वाला है। तो एक्सिस जो है इसके अलोंग आमने सामने से सेंटर में से पास हो रखी है, और जब इस एक्सिस के अलोंग मैं जब रोटेशन कराऊंगा 180 डिग्री पे, इस एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग 180 का रोटेशन कराऊंगा ऊपर से बाहर की तरफ नीचे आते हुए दोस्तों, यानी कि इस एक्सिस के अलोंग जब रोटेशन कराऊंगा दोस्तों, ये रही मेरी एक्सिस,
यहाँ बाहर की तरफ होते हुए नीचे आना है, यानी ये एक्सिस यहाँ से बाहर से होते हुए नीचे लेके आनी है। तो 180 रोटेशन जब कराएंगे तो ये जो पीछे वाला बॉन्ड होगा डैश वाला, ये ऊपर से हेमिस्फीयर पूरा रोटेट करके यहाँ आ जाएगा, और बाहर वाला जो आपका ये पीएफ बॉन्ड होगा ये पूरा का पूरा नीचे वाला हेमिस्फीयर फॉलो करके यहाँ चला जाएगा। यानी हेमिस्फीयर का जो एंगल होता है 120 डिग्री होता है। देखिए एंगल तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर इनके बीच में तो 120 डिग्री का एंगल था, दे हैव द 120 डिग्री एंगल, तो 180 पे सेम कैसे आ रहे हैं? ये 180 पे सेम कैसे आ रहे हैं? तो हमेशा जाने कि एंगल जो होता है वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पाथवे फॉलो किया है। अगर मैं इस वाले पीएफ बॉन्ड को इस हेमिस्फीयर से रोटेट करके यहाँ लेके आऊंगा, जो कि इस एक्सिस के अलोंग रोटेशन होगा, तो ये एक्सिस करो तो ये रोटेट होकर 100 हेमिस्फीयर फॉलो करके जा रहे हैं, तो ये हेमिस्फीयर फॉलो करेंगे तो 180 डिग्री का रास्ता फॉलो करके जाएंगे। और अगर ऐसा होता कि भाई साहब ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ से इसी जिस प्लेन में ये वाला दोनों के दोनों बॉन्ड है, अगर ये यहाँ से रोटेट होकर यहाँ से यहाँ और ये वाला यहाँ से रोटेट होकर यहाँ से आता, तब ये 120 डिग्री का एंगल होता। इन दोनों बॉन्ड के बीच में 120 डिग्री का एंगल है, ऊपर से नीचे वाले ये 120 डिग्री का एंगल नहीं है। 120 डिग्री का एंगल यहाँ से यहाँ के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में 180 का एंगल है भाई। तो जो एंगल है वो डिपेंड करता है कि पाथवे तुम्हारा कौन सा रहा है रोटेशन का, कहां से तुमने रोटेट किया है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए। सो हेंस जब इस एक्सिस के अलोंग रोटेशन होगा दोस्तों, तो ये वाला बॉन्ड रोटेट होकर ऊपर से बाहर और ये वाला बॉन्ड रोटेट होकर नीचे से पीछे चला जाएगा, यानी कि इक्वेटोरियल बॉन्ड्स अपने आप में रोटेट हो जाएंगे। इक्वेटोरियल जो बॉन्ड्स है दोस्तों आपस में रोटेट हो जाएंगे। ये वाला डैश वाला ऊपर से यहाँ बाहर आ जाएगा, और ये जो फ्लोरेंट बाहर वाला है दोस्तों पीछे से रोटेट होकर नीचे से रोटेट होके इसके पीछे वाले की जगह ले लेगा, दोनों इक्वेटोरियल बॉन्ड अपने आप में समा जाएंगे। तो हम यहाँ ये कहेंगे भाई साहब ये पीएफ बॉन्ड तो एज इट इज था, जिसके अलोंग एक्सिस पास हुई थी, एक्सिस वाले आपस में इंटरचेंज हो गए दोस्तों, और इक्वेटोरियल वाले आपस में इंटरचेंज हो गए दोस्तों। और इस तरीके से जो हमारी फाइनल स्ट्रक्चर बनी, जब ऐसा हुआ एक्सिस वाले आपस में इक्वेटोरियल आपस में, तो जो फाइनल बनने वाली स्ट्रक्चर है और जो इनिशियल स्ट्रक्चर है, ये दोनों स्ट्रक्चर हूबहू दोस्तों बिल्कुल सुपर इंपोजेबल आ रही है। देखिए एक्जेक्टली सुपर इंपोजेबल स्ट्रक्चर है, और अगर स्ट्रक्चर सुपर इंपोजेबल हो जाए, इनिशियल स्ट्रक्चर एंड आफ्टर डूइंग एन ऑपरेशन कराने के बाद जो स्ट्रक्चर सुपर इंपोजेबल हो जाए, तो ऐसे में दोनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। और ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स की जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, देन हम कहेंगे ये दोनों स्ट्रक्चर जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स है, दे आर इफ दे आर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स, अगर इनिशियल फाइनल इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आ जाए आफ्टर डूइंग सम ऑपरेशंस फॉर अ सिमेट्री एलिमेंट, तो ये जो आपका मामूली एक एक्सिस है, अब एक सिमेट्री एलिमेंट C2 कहलाएगी। दिस एक्सिस विल बी कॉल्ड एज C2। ये एक्सिस आपकी C2 कहलाएगी दोस्तों। दिस एक्सिस विल बी कॉल्ड एज C2। ये एक्सिस C2 कहलाएगी। ये एक्सिस आपकी क्या कहलाएगी दोस्तों? C2 कहलाएगी दोस्तों। दिस एक्सिस विल बी कॉल्ड एज C2। तो ये हमारे पास pF5 मॉलिक्यूल के अंदर C2 एग्जिस्ट कर रही है। C2 एग्जिस्ट फॉर द pF5। आइए उसको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, साथ साथ आपकी क्वेरी सॉल्व की जाएगी दोस्तों। तो ये रहा हमारे पास पहला C2, ये वाला जो आपका ये दिखा देता हूँ। सो जो C2 है दोस्तों बोर्ड से देखिए, तो हमने इस pF5 बोर्ड से पास किया, इन दोनों के बीच में से पास हो रही है। थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से दिखाऊं तो सामने से देखो, जैसे सामने फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू में देखो तो दो इक्वेटोरियल के बीच में से आ रही है, राइट व्यू है, या टॉप व्यू से देखो तो दोस्तों ये रहा आपके सामने, ये दो आपके जो 120 डिग्री वाले उनके बीच में से पास हो रही है, जो कि इस पीएफ बोर्ड के लोग निकल के आ रही है। अब आप इस ओरिजिनल क्वेश्चन पे लेके जाते हैं और देखते हैं C2 के लोग रोटेट करने पर क्या होता है। देखिए अगर C2 के लोग रोटेट कराऊंगा तो एक्सेल एक्सेल वाले आपस में इंटरकन्वर्ट होंगे, इक्वेटोरियल वाले आपस में इंटरकन्वर्ट होंगे। तो रोटेट करते हैं दोस्तों, देखिए एक्सेल एक्सेल वाले आपस में, ऊपर से देखिए डंडे डंडे आपस में, और ये जो झुके हुए डंडे आपस में दोस्तों, देखिए एक्सेल वाले आपस में, इक्वेटोरियल वाले आपस में, स्लो मोशन में आराम से देख सकते हैं दोस्तों ना। अलग अलग एंगल पे देखते हैं, लेट्स सपोज मैं इसको अलग एक पर्टिकुलर रोटेशन पे स्ट्रक्चर पे ले गया, तो ऐसा करके मैं इसको देख सकता हूं। देखिए नीचे वाले दोनों आपस में, और ये जो डंडे सीधे वाले ये आपस में रोटेट हो जाएंगे। देखिए गौर से दोस्तों, तो ये C2 का रोटेशन जो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहां पे चार सकते हैं। नाउ यस हम कहेंगे कि भाई pF5 में C2 होता है, ये तो हमने जान लिया। कितने C2 होते हैं, तो अब आता क्वेश्चन कितने होंगे, हाउ मेनी C2s आर देयर, कितने C2s होंगे दोस्तों। और ये निकालने के लिए हम कहेंगे भाई साहब जिस प्रकार से एक पीएफ बॉन्ड से पास हुआ है इक्वेटोरियल से एक C2, ऐसे बाकी तीन पीएफ बॉन्ड जो है कुल मिलाकर टोटल तीन पीएफ बॉन्ड है, एक पीएफ बॉन्ड से एक C2 पास होता है, तो दोस्तों इक्वेटोरियल में दो बॉन्ड और बचे हैं, इनसे भी एक C2 पास होना चाहिए, क्योंकि ये भी इक्विवेलेंट टाइप की है। इस जैसा ही ये बॉन्ड है, इस जैसा ही ये बॉन्ड है। सो हेंस आप बिल्कुल सही है। ऐसा करके दोस्तों एक हम इस डैश वाले से निकाल देंगे, और इसको अगर आपको करना कैसे रोटेशन होगा तो एक बार तो यहां देख लीजिए। तो अगेन सेम कहानी होगी, सेम तरीके से एक्सिल वाला एक्सिल रोटेट होगा, इक्वेटोरियल वाले जो आपस में है वो आपस में रोटेट होंगे। ठीक है, एक इक्वेटोरियल वाले से पास की तो बाकी दोनों इक्वेटोरियल आपस में इंटरचेंज होंगे, और ये दो एक्सिल आपस में इंटरचेंज होंगे। इस तरीके से समझ नहीं आता तो भाई मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल होता है। एग्जांपल के तौर पे एक पेन जो है, एक पेन है, इसको मैं ऊपर उछालूं, घुमा दूं, फिरा दूं एंड लेके चला दूं दोस्तों किसी भी दुनिया के किसी और संसार में, तब भी ये पेन पेन ही रहेगा भाई। ये पेन जो है ये कोई पेंसिल नहीं बन जाएगी। कॉमन सेंस। हेंस इस मॉलिक्यूल को कीपिंग ऑल द इंटरनल थिंग्स कांस्टेंट, मैं कितने भी एंगल पे घुमा दूं, लो 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 लो, ये तो pF5 का pF5 रहेगा। ऐसा कर सकते हैं दोस्तों, तो ऑब्वियस सी बात है, तो मैं इसको ऐसा घुमा के ऐसा जगह पे भी ला सकता हूं। तो मैंने पहले वाले केस में लेके आया था कि जहां पे ये वाला पीएफ बॉन्ड था, यहां से C2 पास हो रही थी, और आप इसी C2 को यहां से भी रोटेट करके देख सकते हैं। केवल इसी को नहीं, अब ये वाला इसको ऐसे ले, थोड़ा घुमा दीजिए, ये भी पहले जैसा हो जाएगा। देखो सेम ओरिएंटेशन आ गई, रोटेट कर दो, और तीसरे वाले लिए दोस्तों, इस वाले को इसको रोटेट कर देंगे। इट्स लाइक सिंस ऑल द पीएफ bonds at equatorial position are equivalent, तो जरूरी नहीं इसको यहाँ बेंच को बेंच की दिखाई, इसको मैं रोटेट करके यहाँ ले आऊं, तो ये वाला बॉन्ड इसकी भी जगह ले लेगा, ये वाला बॉन्ड पीछे वाले बॉन्ड की जगह ले लेगा। हेंस इसी ओरिएंटेशन से आप तीनों C2s को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर इससे नहीं करना तो भाई जिससे जो करना है, एक C2 आपकी है, इसके लिए रोटेट करके देखिए। जब इसके लिए रोटेट करके देखेंगे दोस्तों, यू विल ऑब्जर्व ये जो डंडे वाले हैं ये सीधा डंडा आपके आपस में रोटेट होंगे, और नीचे वाले आपस में रोटेट होंगे। देखो वैसे वैसे तरीके करो, सीधे डंडे जो है परपेंडिकुलर वाले आपस में रोटेट होंगे, और नीचे वाले आपस में रोटेट होंगे। हेंस कुल मिला के यहाँ पे तीन तीन C3 लाई करेगी, और इसको ऐसा ही देख सकते हैं दोस्तों। एक C3 ये रही, दूसरी C3 ये रही, दूसरे पीएफ बॉन्ड के लोग, तीसरी C3 ये रही, तो वी हैव 3 C3s हियर। नाउ कमिंग बैक टू द सिचुएशन, वी हैव 3 C3 हियर, तो कुल मिला के तीन तीन C3 पाई जाती हैं। वो तीन तीन C3 कैसे होंगी मैंने तो दिखाई। हाउ मेनी C3 यार, मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया। अब जानकारी के लिए सिमेट्री या डॉक्टर का सहारा लीजिए। तीन तीन C3 यहाँ पे दोस्तों, तीन तीन C2, इट्स 3 3 C2, इट्स
इट्स ओनली C2s, 3 C2s आर देयर, 3 C2s होंगे दोस्तों हर एक PF5 बॉन्ड से होगी। अगर उन्हें दिखाना चाहते हो तो ऐसा दिखा सकते हो। बाकी के PF5 से बाकी C2s कैसे कहां से निकल रही होंगी, आइए हम दिखाते हैं। ये रहा बाकी दो कहां से निकले, तो एक आपने यहां से निकाल दिए, तो दूसरी जो निकालोगे वो बैच वाले से निकाल दो। एक C2 ये रही दोस्तों। इसके अलावा जब रोटेशन करवाओगे दोस्तों, बाहर की तरफ कराओ, पीछे की तरफ कराओ, एक्सेल आपस में रोटेट होंगे, इक्वेटोरियल आपस में रोटेट होंगे। एक डैश वाले के लोग निकाल दो, ये वाला डैश वाला। इसके लोग रोटेशन करवाएंगे दोस्तों C2 का, एक्सेल आपस में रोटेट होंगे, इक्वेटोरियल आपस में रोटेट होंगे, तो कुल मिला के भैया 3 C2s। हां 3 C2s हमारे पास एग्जिस्ट करेगी भैया, 3 C2s। हाउ मेनी 3 C2s नाउ 3 C2 सिमेट्री एलिमेंट हमारे पास हो चुका है। अब अगली बात आती है दोस्तों कि भाई C2s में एक और हमारे पास होती है C2 में, ये तो पहली थी। इसके अलावा एक्सिस सिमेट्री में क्या इसमें C3 होगी क्या? ये PF5 में जो बोन्स है इक्वेटोरियल वाले 120 डिग्री का एंगल नजर आ रहा है, तो क्या यहाँ पे C3 यानी कि 120 डिग्री रोटेशन के अराउंड C3 होती है दोस्तों, तो क्या यहाँ पे C3 एग्जिस्ट करेगी क्या? तो आइए C3 के बारे में चर्चा कर लेते हैं, C3 होगी या नहीं होगी दोस्तों। तो दोस्तों जब आप C3 चेक करने चलेंगे दोस्तों, गौर से देखिए, C3 जब चेक करने चलेंगे तो हम कहेंगे ये रहा वो PF5 मॉलिक्यूल। इसमें से अगर एक्सियल वाले जो बोन्स है इनमें से मैं एक एक्सिस पास कर दूं और 120 डिग्री का रोटेशन करवा दूं, एक्सियल वाले बोन्स है उन दोनों एक्सियल बोन्स के लोग से एक्सिस पास कर दूं और इसके लोग 120 डिग्री का रोटेशन करा दूं, तो पहली बात हम जानते हैं कि भाई साहब ये जो एक्सियल वाले हैं इनके लोग एक्सिस निकल चुकी है, तो इनकी पोजीशन पे कोई आंच भी नहीं आएगी, इनका बाल भी बाका नहीं होगा और ये एज इट इज रह जाएंगे दोस्तों। नाउ ये तो एज इट इज रहेगा एक्सियल वाले। इक्वेटोरियल तुम्हारा क्या होगा रे कालिया, आइए इनकी बात कर लेते हैं दोस्तों। सामने देखिए भाई, कोई मत लेना ना, आई एम जस्ट किडिंग दोस्तों। सामने देखिए, सो यहां पे हम कहेंगे दोस्तों कि बाकियों का क्या होगा रे भाई। आइए बाकियों का कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। सामने देखो रोटेशन जो होगा तो हम जानते हैं कि दोनों फ्लोरीन के बीच में 120 डिग्री का ही एंगल है, यहाँ 120 डिग्री एंगल, तो ये फ्लोरीन इसी एक्सिस के लोग रोटेट होकर यहाँ चला जाएगा, ये इस एक्सिस के लोग रोटेट होकर ये वाला फ्लोरीन इस फ्लोरीन की जगह लेगा और ये डैश वाला फ्लोरीन वेज वाले फ्लोरीन की जगह लेगा। सिंस ऑल द फ्लोरीन हैज 120 डिग्री एंगल, तो दोस्तों हम कहेंगे यहाँ पे एक फ्लोरीन ये रहा। तो कुल मिला के भी है जो तीनों फ्लोरीन थे वो 120 डिग्री पे आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे दोस्तों, और एक्सिस वाले तो पहले ही एज इट इज आ रहे थे, इक्वेटोरियल भी 120 डिग्री पे घूम घूम के सेम आ जाएगी, और कुल मिला के हम कह देंगे भाई साहब 120 डिग्री रोटेशन कराने पर अगेन इनिशियल स्ट्रक्चर एंड फाइनल स्ट्रक्चर सेम आ रही है, इक्विवेलेंट आ रही है, सुपर इम्पोसिबल आ रहे हैं, तो ये अगेन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे दोस्तों। और इनिशियल और फाइनल स्ट्रक्चर अगर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आ जाए तो ये सिमेट्री एलिमेंट यहाँ एग्जिस्ट कर जाएगा दोस्तों, हेंस ये एक्सिस C3 एक्सिस कहलाएगी। और यस हमारे मन में क्वेश्चन जो था वो क्या ये हो गए या नहीं होगी, C3 होगी या नहीं होगी, आंसर यस C3 एग्जिस्ट करेगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या कितनी होंगी भाई रे, है तो सही पर कितनी होंगी, तो हम कहेंगे भाई साहब ऐसी 120 डिग्री वाली रोटेशन वाली एक्सिस दोस्तों साफ साफ पता लग रही है कि ऊपर नीचे से दोस्तों एक ही निकल सकती है और कोई तरीका ही नहीं है। सो वी हैव ओनली वन C3, केवल एक ही C3 सिमेट्री एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। सिमेट्री एलिमेंट के टर्म्स में एक ही C3 एग्जिस्ट करेगा दोस्तों। ऑपरेशंस की बात है तो वो तो बाद में जाके करेंगे दोस्तों, C3 के ऑपरेशन अलग होते हैं, वो नेटवर्क के बच्चे ग्रुप थ्योरी में करते हैं, वो यहां नहीं करेंगे। सो एक ही C3 एग्जिस्ट करेगा। और दोस्तों जस्ट लाइक BF3 यहां जब C4 चेक करेंगे तो कोई 90 डिग्री का खास लग नहीं रहा, तुम ऊपर नीचे वाले इस इक्वेटोरियल के 90 डिग्री है, तो दोस्तों अगर तुम ऊपर नीचे वालों के लोग ऐसा काम करना भी चाहोगे कि 90 डिग्री का रोटेट कराओ यहां से 90 डिग्री, भाई साहब ये फ्लोरीन यहां और ये फ्लोरीन यहां आ जाएगा हॉरिजॉन्टल में, यहां हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा, सारा राइट फैल जाएगा दोस्तों। 90 डिग्री का कोई भी केस एग्जिस्ट नहीं करेगा। कुल मिला के बात है यहां C4 भी नहीं होता, C5 भी नहीं होता, और जस्ट लाइक BF3 यहां C6 भी नहीं होता। तो दोस्तों ओवरऑल PF5 में जब एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बातें करते हैं तो वी जस्ट ओनली हैव 3 C2s एंड 1 C3, केवल हमारे पास 3 C2s और 1 C3 होते हैं। आइए तुम्हें C3 का एक चेहरा भी दिखा देता हूं दोस्तों। तो C3 यहां पे ब्रैकेट में दो लिखे, दो ऑपरेशन उसमें जाने का नहीं है, केवल एक डंडा है, एक बॉक्स है, एक ही C3 हमारे पास होती है, ऊपर से नीचे निकल रही है, बोर्ड से देखिए, और जब ऊपर से नीचे निकलती है C3 को बोर्ड से देख रहे हो तो अब इसको रोटेट करिए, जब रोटेशन होगा तो दोस्तों ऊपर नीचे वाले एक्सियल बॉन्ड का कुछ नहीं बिगड़ेगा, और जो ये इक्वेटोरियल वाले हैं 120 डिग्री पे आगे इंटरचेंज हो जाएंगे। दैट्स ऑल। ये था एक C3 की कहानी, C3 भी खत्म हो गई, एक्सिस ऑफ सिमेट्री निपट चुकी है PF5 मॉलिक्यूल के लिए। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आपने पूरा मॉलिक्यूल समझ लिया है, जल्दी से क्या आपने पूरा मॉलिक्यूल समझ लिया है, जल्दी बताइए दोस्तों, क्या आपने पूरा मॉलिक्यूल समझ लिया है? जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि मेरे साथ पढ़ने का एक रूल है, वो रूल ये है कि जब मैं पूछ रहा हूँ ना केवल उतना ही आंसर दीजिए। मैंने पूछा आपसे क्या ये C2 C3 PF5 में समझ में आया? हाँ आया, बस खत्म। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बातें नहीं, इससे आप और हम दोनों मिलकर समय बचा पाएंगे और मैं आगे बढ़ पाऊंगा और आपको आगे वाली बातें समझा सकूंगा दोस्तों। कोई भी एक्स्ट्रा फालतू के डाउट्स मन में अगर आते हैं तो उसके लिए जो लेक्चर का एंड वाला हिस्सा होता है वहां पे जब मैं बोलूं कि अब लेक्चर अंत हो गया है, तब उस समय भी वो एक्स्ट्रा आपके जो मन में क्वेश्चन चल रहे हैं वो तब पूछ लेना, सो दैट बाकी बच्चे अपने चले जाए आराम से अपना खाना पीना खाए और तुम फिर मेरे साथ गुफ्तगू करते रहो। चलिए आप सभी बातें समझ गए होंगे, प्लीज आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे लेके चलते हैं दोस्तों। तीन इक्वेटोरियल वाले फ्लोरीन प्लेन में है या नहीं? ये
तीनों के तीनों फ्लोरीन एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, दे आर हॉरिजॉन्टल प्लेन। भाई साहब इस बात को तो अनुराग जी यहाँ से समझ लेता जब मैंने तुम्हें यहाँ दिखाया था, ठीक है सर, ऑल द तीन फ्लोरीन्स आर इन वन प्लेन, ठीक है। ओके, अभी जब मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री कराऊंगा ना तब कोर्स समझ में आ जाएगा। नाउ चलिए अब एक्स्ट्रा बातें जैसे कि मैंने आपको कहा था, प्लीज स्टिक टू द प्लान। अब आइए दोस्तों, क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री पीएफ5 में तुमने बड़ी अच्छे से समझ लिया है, अब हम इसी के आगे वर्जन में चलते हैं दोस्तों। सेकंड सिमेट्री एलिमेंट चेक करने की कोशिश करते हैं, दैट इज प्लेन ऑफ पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री। आइए प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि पीएफ5 में कितने पीओएस पाए जाते हैं। पीओएस कैसे पता किया जाता है दोस्तों? हम कहेंगे पीओएस पता करने का बड़ा आसान तरीका है, कोई भी एक प्लेन पास करिए, उस प्लेन के अराउंड अगर पूरा मॉलिक्यूल उस प्लेन के अराउंड जब प्लेन पास करेंगे तो प्लेन के अराउंड दो हिस्से बन जाएंगे, वो दोनों हिस्से अगर उस प्लेन के अराउंड जो वो दोनों हिस्से अगर वो एक दूसरे के मिरर इमेज बन जाए तो पीओएस एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम देखने लगे दोस्तों क्या यहाँ पे पीओएस एग्जिस्ट करेगा, क्या पीओएस एग्जिस्ट कर सकता है? तो दोस्तों याद करिए जब बीएफ3 तुम कर रहे थे, बीएफ3 में तुमने क्या किया था, एक बीएफ बॉन्ड के अलोंग पीओएस निकाला था, क्योंकि इक्विटोरियल है, ये तीनों भी इक्विटोरियल मिलाई कर रहे थे, वो भी पीएफ वाले जो हॉरिजॉन्टल वाले वो भी इक्विटोरियल मिलाई कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत सेम कहानी हो सकती है, तो हम हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं, इसके जैसा वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पीओएस से पास किया, तो यहाँ से पास किया था, जिसमें से ये वाला पीएफ बॉन्ड ये वाला पीएफ बॉन्ड तो कट गए थे, इनकी बातें नहीं करते और इन दोनों मिरर इमेज में आ रहे थे, ये हमने कहा था कि इस बीएफ3 में ये वाला पीओएस होगा। कीपिंग दिस थिंग इन माइंड हम यहाँ पे भी ऐसे ट्राई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक बीएफ बॉन्ड से पास किया था, बाकी दोनों वाले मिरर इमेज में आ गए थे, यहाँ पर भी एक पीएफ बॉन्ड जो इक्विटोरियल वाला है उससे पास करने की कोशिश करेंगे, यानी कि इस पीएफ बॉन्ड से पास करने की कोशिश करेंगे। ये पीएफ बॉन्ड किस प्लेन में लाई करता है? ये प्लेन ऑफ बोर्ड में लाई करता है। जिस बोर्ड जिस प्लेन जो पीएफ5 बॉन्ड है वो जिस प्लेन में ये प्लेन ऑफ बोर्ड है, मैं जिस पे लिख रहा हूं उसी प्लेन में पीएफ5 है। मैंने आपको पहले कहा था कि पीएफ5 जो है ये प्लेन ऑफ बोर्ड में है, इसी प्लेन में है। तो अब एक काम करो, इसी प्लेन को यहां से पास करा दो। ये प्लेन जब मैं यहां से पास कराऊंगा दोस्तों, ये प्लेन जब मैं यहां से पास कराऊंगा तो केवल यहां से नहीं ऊपर और नीचे से भी प्लेन आगे बढ़ेगा, और ये प्लेन जो है इन दोनों पीएफ बॉन्ड को इन दोनों पीएफ सॉरी इस पूरे पीएफ बॉन्ड के थ्रू पास हो जाएगा। और नॉट इवन दिस पीएफ बॉन्ड, क्योंकि ये पीएफ बॉन्ड जिस प्लेन में था, इन नॉर्मल डंडे में ये बताते हैं ये बात, इन नॉर्मल डंडे जो बना रखे हैं ये भी ये बात बताते हैं कि भाई हम भी सेम प्लेन में है। ये तीनों के तीनों दो बॉन्ड ये रहे एक्सियल वाले और एक इक्विटोरियल वाला रहा। तुमने निकाला था इक्विटोरियल वाले के अलोंग, एक्सियल वाले लपेटे में आ गए, एक्सियल वाले की सेम प्लेन में लाई करते हैं, तो ये जो प्लेन है ये ऑटोमेटिकली इन एक्सियल वालों के अलोंग भी पास हो जाएगा। तो ऐसे में ऐसा करेंगे भाई कि जब प्लेन किसी एटम से थ्रू पास हो रहा है तो उसका कट मार देंगे। ऐसा कट मारने का मतलब है कि ये प्लेन जो है इस एटम में से पास हो रहा है, ये प्लेन इस एटम में से पास हो रहा है, इस एटम में से पास हो रहा है, इस एटम में से पास हो रहा है। ऐसे कट मारने से क्या लगेगा? हमें ये लगेगा कि भाई ये जब प्लेन इस एटम में से पास हो रहा है तो इस एटम के दो हेमिस्फीयर आपस में मिरर इमेज बना रहे होंगे, इस फास्फोरस के दो हेमिस्फीयर आपस में मिरर इमेज बना रहे होंगे, इस फ्लोरीन के भी दो हेमिस्फीयर इसी प्लेन के अराउंड, बाहर वाला फ्लोरीन का हेमिस्फीयर पीछे वाले फ्लोरीन के हेमिस्फीयर की मिरर इमेज बना रहा होगा। तो हेंस जिन एटम के अलोंग प्लेन पास हो जाए उनकी तो चर्चा ही नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और जब आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो सेंट्रल प्लेन जो होगा वो इन दोनों इक्विटोरियल बॉन्ड के बीच में से पास हो जाएगा। और जब उन दोनों इक्विटोरियल बॉन्ड्स के बीच में से पास होगा तो इस प्लेन के अराउंड एक ये वेज वाला जो बॉन्ड है, क्योंकि ओवरऑल 120 डिग्री था, 60 इधर रहेगा 60 उधर रहेगा, तो ये जो वेज वाला बॉन्ड है ये डैश वाले बॉन्ड का मिरर इमेज बन जाएगा। दे बोथ विल बी द मिरर इमेज अराउंड दिस प्लेन। इस प्लेन के अराउंड जो ये प्लेन मैंने इस इक्विटोरियल पीएफ बॉन्ड से पास किया था, एक्सियल वाले उसी प्लेन में लाई कर रहे थे, उनके लोग भी पास हो गया, बीच में से निकला तो वेज वाला फ्लोरीन इक्विटोरियल वाला डैश वाले फ्लोरीन आपके दोस्तों के इक्विटोरियल वाले के मिरर इमेज में आ गया। हेंस इस प्लेन को पास करने से पूरा मॉलिक्यूल दोस्तों मिरर इमेज में टूट गया, चार एटम्स तो पास ही हो गया और वो मिरर में आ गए। हेंस ये प्लेन क्योंकि ये ओवरऑल मिरर इमेज क्रिएट कर रहा है तो ये प्लेन एक मामूली प्लेन नहीं, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। आइए इस प्लेन को हम यहां समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सामने देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों। तो मैं तो दोस्तों यहां से तुम्हें विजुअलाइज नहीं हो रहा होगा अच्छे से, हमने पास तो इस पीएफ इक्विटोरियल बॉन्ड से किया है जो कि ऊपर वाले एक्सियल नीचे वाले एक्सियल से भी पास हो रहा है और वेज वाले के मिरर में डैश बना रहा है पर दिख नहीं रहा है। इसको देखने के लिए हम इस मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे एंड यू विल रियलाइज नाउ ये इक्विटोरियल बॉन्ड था, ये एक्सियल बॉन्ड था, प्लेन पास किया भाई साहब, ये इक्विटोरियल वाला जो बॉन्ड से प्लेन पास किया तो एक्सियल वाले बॉन्ड उसके अलोंग ऑटोमेटिकली समा गए और दोनों बाकी बचे इक्विटोरियल बॉन्ड थोड़ा सा और टेढ़ा करके देखूंगा तो अब तुम्हें और नजर आएगा। जस्ट लाइक पीएफ3 एक पीएफ बॉन्ड से पास किया इक्विटोरियल वाले से, एक्सियल वाले की एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है तो उसी प्लेन में समा जाएंगे और दोनों बाकी जो आपके इक्विटोरियल वाले होंगे वो मिरर इमेज में आ जाएंगे। इस पिक्चर से आपको साफ-साफ समझ में आ रहा होगा कि पीएफ जो ये इक्विटोरियल पे है उसी के प्लेन पास करे पर एक्सियल वाले मतलब एक होता है ना कि फ्री में प्लेन के अंदर समा गए और बाकी दो इक्विटोरियल मिरर इमेज में आ गए। और दोस्तों ऐसा करने पर एक पीओएस, और कमाल की बात अगर ऐसा एक पीओएस है तो दोस्तों ये पीएफ बॉन्ड के लोग एक पीओएस लाई करता है तो बाकी पीएफ बॉन्ड इक्विटोरियल ने क्या गुनाह किया है वो भी तो सेम से ही है, उनसे भी ट्राई करेंगे। तो है एक पीएफ बॉन्ड एक आपका पीओएस इस वाले पीएफ बॉन्ड से निकल जाएगा, इसमें भी सेम एक इक्विटोरियल पीएफ के अलोंग प्लेन पास किया तो एक्सियल वाले फ्री फंड में समा गए, और बाकी दो इक्विटोरियल वाले मिरर इमेज में आ गए। दोस्तों यही फंडा रहेगा, एक इक्विटोरियल से पास करोगे तो दो एक्सियल वाले समा जाएंगे, बाकी दो इक्विटोरियल वाले मिरर इमेज में आ जाएंगे। और ऐसा करने पर हमारे पास ये वाला भी लाई करेगा। तो हेंस 3 पीएफ इक्विटोरियल बॉन्ड है और तीनों से एक पीओएस पास हो जाएगा, कुल मिला के वी हैव 3 पीओएस। और जब ये बात समझ गए हैं दोस्तों तो यहां बनाने में क्या दिक्कत है, लीजिए इनको भी बना डालते हैं। एक ऑलरेडी बना चुके हैं, बाकी दो को और दिखा देते हैं। सामने देख लीजिए दोस्तों, बाकी दो को और दिखा देते हैं। देखिए तो यहां हमने प्लेन पास किया था पीएफ जो हमारे प्लेन ऑफ बॉन्ड में था, आज मैं वेज वाले से पास कराता हूं। लीजिए मैं वेज वाले से पास करूंगा, वेज वाला पीएफ ये जो हाईलाइट कर रहा हूं इसमें दीजिए प्लेन जो है इनके लोग पास हो रहा है, जब इसके लोग पास होगा तो ये एक्सियल वाले बाय डिफॉल्ट इस प्लेन में समा जाएंगे, बाय डिफॉल्ट इस प्लेन में समा जाएंगे। मैं जो प्लेन होगा ये बीच में से निकल के चला जाएगा, बीच में से निकलेगा तो दोनों फ्लोरीन आपस में मिरर इमेज में आ जाएंगे, ये वाला फ्लोरीन और ये वाला जो फ्लोरीन है वो मिरर इमेज में आ जाएंगे। एक
60 डिग्री के एंगल पे। ठीक है दोस्तों, सीधा सीधा प्लेन हमें नजर आ रहा है, तो ये हमारा सेकंड पीओएस, सेकंड पीओएस। ऐसे ही दोस्तों आप इक्वेटोरियल वाले केलो में निकालते हैं दोस्तों। चलिए इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल यहाँ से हमने इस केलो के हमने निकाला, ये फ्लोरेंट इक्वेटोरियल वाले केलो हमारा प्लेन पास किया। बाय डिफॉल्ट एक्सेल वाले इसी में समा जाएंगे अभी भी, जस्ट लाइक इन दोनों की तरह। और इक्वेटोरियल वाले केलो जब प्लेन आगे बढ़ेगा तो ये जो फ्रंट वाले एक वेज वाला आपका इक्वेटोरियल है, ये मिरर इमेज में आ जाएगा, नॉर्मल इक्वेटोरियल को, और दोनों आपस में मिरर इमेज बना लेंगे। तो हेंस इस तरीके से हमारे पास ये वाला ये वाला पीओएस भी यहाँ लाई कर रहा है दोस्तों। प्लीज प्लीज यार फालतू के कमेंट ना करें जो बच्चे लेट आ रहे हैं। भाई लेट आने वालों प्लीज आप सबसे मेरी एक गुजारिश है, गुजारिश तो क्या आदेश है मैं तो यूट्यूब थोड़ा चल रहा है कोई भाई साहब समझो यार, एक क्लास लाइव चल रही है, बीच में कमेंट करने का फायदा नहीं है। लाइव क्लास का रूल है, जब मैं कमेंट करने को बोलूं तभी कमेंट करना है। इसके अलावा भूल जाइए कि आपकी जिंदगी में कोई कमेंट नाम का या कमेंट बॉक्स नाम का कोई फैसिलिटी भी है। ठीक है, व्हेन आई आस्क यू टू कमेंट देन ओनली यू शुड कमेंट, अदरवाइज अवॉइड कमेंट। पहले समझिए, सीखिए, पढ़िए। सो नाउ फ्रॉम हियर हमारे पास एक और पीओएस आ गया, तो हमारे पास तीसरा पीओएस आ गया। क्वेश्चन है कि क्या ये इस पीओएस की जब बात करेंगे तो क्या इन तीन पीओएस की जो चर्चा हमने की, जो तीन इक्वेटोरियल पीओ कोड से पास हुआ, क्या इसके अलावा भी कोई पीओएस है क्या? तो दोस्तों यहाँ से अब उस एक बच्चा जो बच्चा पहले कह रहा था कि ये तीन इक्वेटोरियल वाले प्लेन में क्या, तो यहाँ से निकल के आएगा भाई साहब, यस वी हैव वन मोर पीओएस। ये जो तीन आपके फ्लोरीन इक्वेटोरियल वाले, दे ऑल थ्री आर इन वन प्लेन, और जब इन्हीं के अलोग एक हॉरिजॉन्टल प्लेन निकाल देंगे ना हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये तीनों फ्लोरीन कट जाएंगे, अलोग फास्फोरस भी कटेगा, एंड सीधा सीधा ऊपर वाले फ्लोरीन की मिरर इमेज, इस हॉरिजॉन्टल पीओएस के अलोग नीचे वाला फ्लोरीन और ऊपर वाला फ्लोरीन आपस में मिरर इमेज बना रहे होंगे, आपस में मिरर इमेज बना रहे होंगे। they are in mirror images, they are in mirror images। ये क्या बना रहे हैं दोस्तों? मिरर इमेज बना रहे हैं। यहाँ से हमें ये बात समझ में आ गई है, वी अंडरस्टूड दिस, और हमें समझ में आया कि हमारे पास क्या है, मिरर इमेज बना रहे हैं। अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और विजुअलाइज कर देते हैं दोस्तों। चलते हैं सिमेट्री एलिमेंट में, बाकी सबको मैं अनक्लिक करता हूं। देखिए तीन सिग्मा एक टाइप के थे दोस्तों जो पीएफ बॉन्ड से पास हो रहे थे, और ये चौथा सिग्मा अलग टाइप का, इसको अलग से दिखाया गया दोस्तों। तो जो अलग टाइप का होगा उसको अलग से दिखा देंगे। सो इस सिग्मा के अंदर खास बात करो तो तीनों इक्विटोरियल पीएफ बॉन्ड एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, इसके अलग पीओस निकल जाएगी और बाकी तो एक्सेल वाले मिरर इमेज में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे। इस तरीके से इनका रिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगा। सो वी हैव नाउ 4 पीओएस ओवरऑल इन दिस मॉलिक्यूल। जब पीओएस की चर्चा करने लगे तो क्वेश्चन आएगा पीओएस में 2 क्वेश्चन होगा या नहीं होगा, आंसर आएगा यस होगा। किसके अंदर? पीएफ5 के अंदर। क्वेश्चन कितने होंगे? तो कुल मिला के 4 पीओएस होंगे ना भाई, कुल मिला के कितने पीओएस होंगे? वी हैव 4 पीओएस। नाउ आगे बढ़ते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहानी आई होप सबको समझ में आ गई होगी, और कुछ बातें और खत्म करते हैं तो ओवरऑल क्वेश्चन पूछूंगा बाद में। सो नाउ इसके बाद दोस्तों यहां जब हम सेकंड बात करने लगेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री की बातें हो गई है दोस्तों, अब हमारे पास आएगी दोस्तों सेंटर ऑफ सिमेट्री की बातें। Now let's talk about the center of COS। मॉलिक्यूल की शक्ल देखिए, और हमने कहा था कि सेंटर से अगर एक भी डायरेक्शन ऐसी मिल जाए जहां अपोजिट में सेम ना हो, ये कहने के लिए काफी होगी वो एक डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन में अगर मिल जाए तो एक से अधिक का बहुत बढ़िया, पर एक भी मिल जाए तो उसी से काम हो जाता है, वो कहने के लिए काफी होगी कि वहां पे पीओएस नहीं होगा। और मान लीजिए एक मॉलिक्यूल में कोई भी डायरेक्शन ऐसी ना मिले जहां अपोजिट में सेम ना हो, यानी कि रिवर्स में बोलो तो मान लीजिए एक मॉलिक्यूल में ऑल अपोजिट डायरेक्शन में सेम चीजें मिल रही हो, तो फिर वहां पे सीओएस एग्जिस्ट कर जाएगी। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ सीओएस, अगर उनसे पूछो कि है या नहीं, कुछ बच्चे कहेंगे सर देखो है ना सर, ऊपर और नीचे आपस में सेम आ रहे हैं, सर इसमें सीओएस है। अरे भाई मैंने हमेशा कहा है ये डुडो के सेम कहां आ रहे हैं, ये डुडो के सेम कहां नहीं आ रहे हैं। और देख के ही समझ में आ रहा है कि फास्फोरस के अंदर मैं इधर चला तो फ्लोरीन मिल रहा है, और फास्फोरस के मैं इधर चला दोस्तों तो कुछ नहीं मिल रहा, बीच में जा रहा हूं। ये फ्लोरीन एक्जेक्टली मिडिल में है, प्लेन ऑफ बोर्ड में है, और इधर प्लेन ऑफ बोर्ड में अपोजिट में कुछ भी नहीं है, और एक भी डायरेक्शन ऐसे मिल जाए जहां अपोजिट में सेम ना हो, तो दोस्तों हम कह देंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री यहां एग्जिस्ट नहीं करेगी। सेंटर ऑफ सिमेट्री डज नॉट एग्जिस्ट इन पीएफ5। सेंटर ऑफ सिमेट्री की कहानी यही खत्म हो जाती है। तो आखिरी सिमेट्री एलिमेंट दुनिया में हमारे सामने आएगा इसका पीएफ5 के लिए, दैट इज एसएन, यानी कि अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अल्टरनेटिव एक्सिस सिमेट्री को इंप्रॉपर रोटेशन भी बोलते हैं, मैं पहले बता चुका हूं दोस्तों, और इसको एसएन से रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों। तो क्या यहां पे एसएन होगा या नहीं होगा? तो क्वेश्चन इज एसएन होगा या नहीं होगा, तो चेक करना पड़ेगा। और जब एसएन चेक करते हैं तो मैंने आपको बताया कि एस1 चेक करने का नहीं, क्योंकि एस1 तो पीओएस ही होता है, चेक करने की जरूरत नहीं है कि पीएफ5 में एस1 पीएफ5 में पीओएस होता है, एस1 भी होगा, पर चेक नहीं करेंगे। और जब एस2 की बात करेंगे दोस्तों, तो पीएफ5 में अभी भी मैंने चेक किया सीओएस नहीं होता, तो एस1 एस2 भी नहीं होगा। इन दो को चेक नहीं करते। इसके बाद हमारे पास एक आता है एस3, आता है एस4, जनरली इन दो को चेक किया जाता है दोस्तों। एस5 एस6 बहुत ही रेयर एग्जांपल मिलेंगे, वो आगे जाके देखने को मिलेंगे। तो एस3 एस4 में से एस3 मांगता है 120 डिग्री का रोटेशन, एस4 मांगता है 90 डिग्री का रोटेशन, और पीएफ5 की शक्ल देख के ऐसा साफ नजर आता है, दया आती है कि भाई तेरे में साफ जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है, जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है साफ वो S3 की नजर आ रही है, तो इसमें S3 चेक करेंगे। S4 की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बहुत कम है, बाद में चेक करना, अगर मन करा तो पहले S3 चेक करेंगे। तो लेट्स चेक S3। जब S3 चेक करने चलेंगे दोस्तों, तो S3 चेक हो या कोई भी हो, ध्यान रखना SN की खास बात होती है यहाँ पे एक नहीं, एक के बाद मल्टीपल ऑपरेशन होते हैं, यानी कि पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रोटेशन करवाना पड़ेगा, एंड देन फॉलोड बाय परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन करवाना पड़ेगा। कैसे करवाएंगे? पहले करवाएंगे रोटेशन। रोटेशन कराने के लिए एक्सिस चाहिए होती है दोस्तों, तो आइए मैंने, क्योंकि एक्सिस में जो रोटेशन करवाना है वो S3 के अकॉर्डिंग कराना है, और n की वैल्यू 3 कब आएगी? जब एंगल ऑफ रोटेशन 120 डिग्री का होगा। n का फार्मूला n 360 डिवाइड बाय एंगल ऑफ रोटेशन, उस फार्मूले से। सो n की वैल्यू 3 चाहिए, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन 120 डिग्री का कराना पड़ेगा दोस्तों। तो एक्सिस के अराउंड 120 डिग्री रोटेट कराना, मतलब उसके लिए फिर ये वाली एक्सिस चूज कर लेते हैं, एक्सिस वाली, इसके अराउंड हम रोटेशन करा सकते हैं 120 डिग्री का। हमें उन प्रोबेबिलिटी, पॉजिटिव प्रोबेबिलिटीज की तरफ आगे बढ़ना जहां से हमें सेम स्ट्रक्चर्स की संभावनाएं ज्यादा मिल रही हो, तो इसलिए हमने इसी को चूज किया, और फालतू लोगों में फालतू के एक्सिस में टाइम वेस्ट नहीं किया। अगेन मैं आपको कह रहा हूं, आपका दिमाग नेगेटिव डायरेक्शन में काम कर सकता है, तुम कहोगे सर यहां से करके दिखाओ ना S3, नहीं करके दिखाओ, मेरे पास टाइम नहीं, इतना तुम्हारे पास भी नहीं है।
फालतू के दिमाग में नहीं लगाना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करना है, नेगेटिव डायरेक्शन में काम नहीं करना है। कहां से S3 नहीं होगी ये नहीं निकालना है, कहां S3 होगी ये निकालना है। क्वेश्चन को समझिए, ठीक है? आपका मन आपको है ना, वो होता है ना कि आपको अपने सही रास्ते से भटकाएगा, डेफिनिटली गलत डायरेक्शन में लेके जाएगा। नहीं नहीं, ये पता करके, ये चेक करके देखिए, चेक करके देखिए, क्यूरियोसिटी के लिए चेक कर लीजिए, पर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी करना भी गलत है दोस्तों। लिमिटेशंस रखिए और लिमिटेशन में पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करिए, ठीक है? सो नाउ प्लीज है, समझिए कि मैंने ये वाली पास कर दी, इसके अराउंड ये S3 चेक करना है तो 120 डिग्री का रोटेशन करवाया। यहाँ पे आप रोटेशन में एंगल लिखेंगे, S3 नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना। अभी हम रोटेशन करवा के चेक कर रहे हैं, क्या पता हो या ना हो। स्टार्टिंग में नहीं लिखना कि S3 है ना, स्टार्टिंग में लिखेंगे केवल रोटेशन। कितने डिग्री कराया? 120 डिग्री का रोटेशन करवाया। वी जस्ट हैड 120 डिग्री रोटेशन along this axis, और जब एक्सिस के along 120 डिग्री रोटेशन होगा तो जिसके along के पास हुई इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा दोस्तों, और बाकी तीनों जो फ्लोरीन है, PF5 बोर्ड है, वो एक्सिस के along रोटेट कर जाएंगे 120 डिग्री में, यानी इक्वेटोरियल वाले जो है पलटी मार जाएंगे, और पलटने के बाद, रोटेट होने के बाद दोस्तों, एक्सियल वाले एज इट इज रहे, इक्वेटोरियल वाले 120 डिग्री पे रोटेट हो गए। हेंस ओवरऑल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा, साफ साफ नजर आ रहा है दोस्तों, पर ये कोई जरूरी नहीं है। सुन लीजिए मेरी बात, अभी के लिए तो इस केस में तो अभी के लिए तो इस केस की जब हमने बात की, इस केस में तो ऊपर नीचे से हमने एक एक्सिस निकाली, उसके अराउंड हमने रोटेशन करवाया, और रोटेशन करवाया जब हमने दोस्तों, तो ये तीनों तो एज इट इज रहे दोस्तों, और फ्लोरीन जो इक्वेटोरियल पे वापस में रोटेट हो गए, और ये स्ट्रक्चर आ गई। तो ना इसको कहेंगे स्ट्रक्चर नंबर 1, इसको कहेंगे स्ट्रक्चर नंबर 2। तो क्या हमारे फाइनल स्ट्रक्चर आगे? क्या आंसर नहीं, अभी केवल रोटेशन हुआ है। एसएम करवाने के लिए पूरा ऑपरेशन बाकी है, उसमें आगे में एक काम और कराना है, दैट इज परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन। और जब परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन करवा लो, उसके बाद ये जो इनिशियल स्ट्रक्चर है दोस्तों, उसको फाइनल स्ट्रक्चर, अभी केवल रोटेशन हुआ है, यहां से कराएंगे परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन। परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन कराने के बाद जो फाइनल स्ट्रक्चर आएगी, उसको इनिशियल से मैच करना है, और इनिशियल फाइनल अगर इक्विवेलेंट आ गए तो ऐसा एडजस्ट कर जाएगा, नहीं तो नहीं करेगा। कुल मिला के बात ये कि ये फाइनल स्ट्रक्चर नहीं है, ये तो मिडिल स्ट्रक्चर है, कोई केवल रोटेशन के बाद का है। और ये स्ट्रक्चर 1 और 2, ये क्योंकि मिडिल स्ट्रक्चर है, ये 1 और 2 सेम आए या ना आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कई बार सेम आ भी सकती है, कई बार सेम नहीं आई, पर हमें सेम लाना किसको है? फाइनल वाले को लाना है। आफ्टर द परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन वाला चेक करना है, इसके कोई मैटर नहीं करता चेक करना, तो इसको भूल जाओ। फाइनल अभी ये काम बाकी है, उसको खत्म कराओ, दैट्स परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन। तो परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन क्या है? इसका परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन कैसे लेंगे? भैया परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन का मतलब है कि जिस एक्सिस के अलोंग रोटेशन करवाया था, कौन सी एक्सिस थी वो? ये वाली एक्सिस, दिस वाज एक्सिस। जिस एक्सिस के अराउंड रोटेशन करवाया था, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन से रिफ्लेक्शन लीजिए। अभी क्योंकि एक्सिस ऊपर से नीचे है, तो उसका परपेंडिकुलर प्लेन या तो नीचे की तरफ होगा, यहाँ पे या मिडिल में होगा, या ऊपर होगा। तीनों में से कोई प्लेन ले लो, नीचे वाला ले लो, बीच वाला ले लो, या ऊपर ले लो, तीनों में से किसी प्लेन के अराउंड रिफ्लेक्शन करा दो। लीजिए मैंने नीचे वाला ले लिया, इस प्लेन की बात यहाँ पे करिए दोस्तों, और इसके अराउंड में परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन इस मॉलिक्यूल का यहाँ नीचे लाने वाला हूं, तो कैसे ली जाएगी परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन? देखिए यहाँ जब रिफ्लेक्शन लेते हैं उसका एक रूल होता है, मिरर के अराउंड रिफ्लेक्शन लेने का रूल है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मिरर है, तो हॉरिजॉन्टल मिरर कहेगा जो मेरे पास है, या कोई भी मिरर हो हमेशा ये कहता है कि जो मेरे पास होता है उसकी मिरर इमेज पास में दिखाऊंगा, जो मेरे से दूर होगा उसकी मिरर इमेज में दूर में दिखाऊंगा। मतलब यहाँ सेंटर से ये फ्लोरीन जो है पास में है, इसकी मिरर इमेज नजदीक आएगी, फास्फोरस और दूर है, मिरर इमेज और दूर आएगी, यहाँ से ये वाला फ्लोरीन और दूर है, तो यहाँ से ये वाले फ्लोरीन की मिरर इमेज और दूर आएगी। पास वाले की मिरर इमेज पास, दूर वाले की दोस्तों मिरर इमेज दूर दोस्तों, और बहुत दूर वाले की मिरर इमेज और भी दूर दोस्तों। अब क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो ये जो इधर बोर्ड प्लेन ऑफ बोर्ड में निकला होगा, इसकी मिरर इमेज एज इट इज नीचे आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पर एज इट इज नीचे आ जाएगी। हम कहेंगे एज इट इज सेंट्रल प्लेन में इसकी जो मिरर इमेज है एज इट इज आ जाएगी ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो कोई जो वेज पे बॉन्ड होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, सेंटर से कोई बाहर की तरफ बन रहा हुआ पीएफ बॉन्ड, ये वेज बॉन्ड जो है पीएफ बॉन्ड, इसकी मिरर इमेज एज इट इज नीचे वेज पे आ जाएगी दोस्तों। तो वेज यहाँ पे एज इट इज मिरर इमेज वेज पे देगा, और डैश यहाँ पे एज इट इज मिरर इमेज डैश पे देगा। कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसा होता है कि वो रट्टा मारते हैं, रट्टा कैसे मारते हैं कि वेज की मिरर इमेज वेज, डैश की मिरर इमेज डैश, ऐसा मत करना कभी भी। वेज की मिरर इमेज वेज, वेज की मिरर इमेज डैश, ये डिपेंड करती है कि आपने प्लेन कहां लिया है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन लूंगा, ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वेज का मिरर इमेज यहाँ वेज आ रहा, ठीक है। अगर मैं इसके बीच में प्लेन ले लेता यहाँ, तो ये वेज का मिरर इमेज पीछे चला जाता, इसका मिरर इमेज आगे जाता। तो ये जो बच्चे, कुछ बच्चे रट्टा मारते हैं, बचपन का रट्टा है ना, बचपन की गलतियां, वेज का वेज, डैश का डैश, वेज का डैश, सब बकवास बातें। अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिए, प्लेन के अराउंड मिरर इमेज चेक करिए। तो ये बॉन्ड बाहर आ रहा है, प्लेन ऐसे टिका हुआ है दोस्तों, आपने सामने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में तुम्हारे मुंह तक गया हुआ ऐसे। सो ये जो आपका बॉन्ड है, इसका मिरर इमेज एज इट इज इस प्लेन के अराउंड एज इट इज मिरर इमेज नीचे आ जाएगा, वेज पे ही रहेगा, ठीक है। अगर ये सेंटर प्लेन मान रहा हूं, सेंटर प्लेन से बॉन्ड बाहर जा रहा है और आपका मिरर ये रहा, तो भाई सेंटर प्लेन से बॉन्ड का मिरर इमेज नीचे आएगा एज इट इज, है ना, खूब एज इट इज। तो दोस्तों ये जो वेज का और डैश के जो मिरर इमेज है, इनका कभी रट्टा मत मारिएगा, इनका जो प्लेन वहां हो उसके अकॉर्डिंग मिरर इमेज लीजिएगा। तो एज इट इज यहाँ पे तो वेज का तो बाहर वाले का बाहर वाला मिरर इमेज आएगा, पीछे वाले का पीछे वाला आएगा, ये प्लेन हॉरिजॉन्टल है दोस्तों, ठीक है। एंड दिस इज हाउ हम कहेंगे इस मॉलिक्यूल का परपेंडिकुलर प्लेन से रिफ्लेक्शन ले लिया गया है, और इसी को परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन, एंड दिस स्ट्रक्चर विल बी हम डिनोटेड एज स्ट्रक्चर नंबर 3। नाउ क्योंकि रोटेशन करवाने के बाद परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन से जो स्ट्रक्चर है वो आ चुकी है, तो ये स्ट्रक्चर हमारी फाइनल स्ट्रक्चर होगी। नाउ इनिशियल और फाइनल स्ट्रक्चर में आपस में सुपर इंपोसिबिलिटी चेक करिए। तो इन दोनों को जब चेक करेंगे, इनकी सुपर इंपोसिबिलिटी, तो इनकी सुपर इंपोसिबिलिटी जब चेक की जाएगी तो भाई साहब एज इट इज सुपर इंपोसिबल आ रहे हैं, हेंस ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स कहलाएंगी। और इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कहलाएंगे तो हम कह देंगे यस यहाँ पे Sn एग्जिस्ट करेगा, n की वैल्यू एंगल ऑफ रोटेशन डिसाइड करेगा, तो हम कह देंगे यहाँ पे यस, यहाँ पे S3 एग्जिस्ट करेगा। दिस मॉलिक्यूल कंटेन S3, यस इट कंटेन S3। तो क्वेश्चन है कि भाई S3 होगा या नहीं होगा, आंसर है यस होगा, 100% होगा। कितने होंगे, हाउ मेनी S3 सिमेट्री एलिमेंट होंगे भाई, LC एक्सिस एक ही पास हो सकती है ऊपर से नीचे, और उसका परपेंडिकुलर प्लेन का सेट भी एक ही होगा, तो हेंस हमारे पास एक ही S3 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। आइए इसको सिमेट्री एट द डॉटर के थ्रू भी देख लेते हैं दोस्तों ना। यहाँ पे जब S3 की चर्चा करेंगे तो S3 कम्स टू हियर, मैं S3 की जब बात करूंगा तो ये एक्सेस पासिंग लगभग से देखिए,
जिस पे क्लिक करते हैं ना, दो चीजें एक साथ आती है, एक्सिस भी साथ में आएगी और प्लेन भी साथ में आएगा, परपेंडिकुलर वाला। पूरे सिमेट्री ऑर्बिट में मैंने कल भी कहा था, मतलब जब भी लास्ट क्लास में तब भी कहा था कि जो यहाँ पे पीओएस को लिया गया होगा परपेंडिकुलर वाले को, मिडिल वाला लिया जाता है दोस्तों। और हम अक्सर जब कॉपी बनाते हैं तो उसको नीचे वाला या ऊपर वाला लेके चलते हैं, क्योंकि कॉपी में उसके तरीके से दिखाना आसान होता है, विजुअलाइज करना इजी होगा। यहाँ इसके सॉफ्टवेयर में है तो यहाँ पे सेंटर वाले से विजुअलाइज करना आसान है, ठीक है। तो हम देखिए परपेंडिकुलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, साथ देखिए। तो ना जब हमने एक्सिस ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन लिया, तो एक्सिस ऊपर नीचे से पास हुई दोस्तों, और परपेंडिकुलर प्लेन जो है दोस्तों यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाले से पास हुआ। तो पहले करेंगे रोटेशन, प्ले बटन दबाना आपको दोस्तों। पहले हुआ रोटेशन 120 डिग्री पे, देन वो परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन। जब रोटेशन होगा तो तीनों पीएफ कोण 120 डिग्री पे घूम के सेम आ जाएंगे, और फिर परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन इस प्लेन के अराउंड जब ली जाएगी तो जिसके अलोंग प्लेन निकला होगा उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। बाकी जो प्लेन से ऊपर नीचे होंगे दोस्तों वो दोनों आपस में मिरर इमेज में रोटेट होते हुए नजर आएंगे। दोबारा देखिए, रोटेशन नाउ परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन। परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन में इनका कुछ नहीं बिगड़ा क्योंकि इनके लोग तो प्लेन पास हो रहा है, ठीक है। याद करिए, प्लेन पास होने वाला का मैंने पहले बता रोटेशन देखो, अब स्लो मोशन देखिए, रोटेशन हुआ, आधे काम कराते रोटेशन हुआ, ना रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन में इन दोनों के देखिए, जिनके लोग प्लेन पास है वो नेटवर्क के हेमिस्फीयर आपस में इंटरचेंज हो रहे होंगे, रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, वो नजर नहीं आ रहे हैं। क्यों नजर नहीं आ रहे दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियस बात है, हेमिस्फीयर जब आपस में इंटरचेंज होंगे तो नजर आएंगे ही नहीं, अंदर ही अंदर यहाँ पे कह लीजिए, या फिर एक लिमिटेशन कह लीजिए सॉफ्टवेयर की, भाई साहब वो कैसे मूवमेंट होते दिखाएगा। तो इसलिए जिसके लोग पास होता है प्लेन, उनकी बातें नहीं करते रिफ्लेक्शन में। जो ऊपर नीचे रह गए या प्लेन के अराउंड रह गए उनकी रिफ्लेक्शन की बातें की जाएगी। तो प्लेन के अराउंड इसकी रिफ्लेक्शन नीचे, इसकी रिफ्लेक्शन ऊपर जाएगी, और देखो ऐसा ही हो रहा है ये रिफ्लेक्शन मूवमेंट। देखो देखो ऐसा पकड़ के रखो कि भाई ये देखो, ये जगह ऊपर, ये जगह ऊपर 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 रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ आ गया। अब वाइस वर्सा कर सकते हैं, इसके रिफ्लेक्ट में ऊपर वाले में, ऊपर देखिए रोटेशन, रोटेशन खत्म हुआ, ऊपर वाला रिफ्लेक्ट होकर नीचे आ रहा, 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 नीचे आ गया। दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस। हेंस दे बोथ आर रोटेशन फॉलोड परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन के बाद सेम आ रहे हैं। हेंस यहाँ पे एसएन एग्जिस्ट कर रहा है और एसएन की कहानी भी खत्म हो गई। नाउ कमिंग बैक टू द पीएफ5, अगर मैं और कुछ बातें करूं तो यहाँ पे और कोई एसएन एग्जिस्ट नहीं करती, और पीएफ5 को अगर एक जगह पे सब कुछ लिखना स्टार्ट करूं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में पीएफ5 में 3 C2 होती है, 1 C3 होती है। हालांकि आपके लिए केवल इतना ही जानना जरूरी है कि कौन सी होती है या कौन सी नहीं होती, यस और नो। कितनी होती है इसका क्वेश्चन स्टीरियो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता, पर फिर भी मैंने तुम्हें इमेजिनेशन आसान कराने के लिए सारी चीजें बता दी हैं। चलिए सेकंड यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री हम जब चेक करेंगे तो कुल मिला के 4 पीओएस होते हैं। इन पीओएस का फर्दर क्लासिफिकेशन स्टीरियो केमिस्ट्री में कोई काम का नहीं है, सिग्मा बी, सिग्मा डी, सिग्मा सी, ना ना ना, ये सारे क्लासिफिकेशन ग्रुप थ्योरी नेटगेट के बच्चों के लिए होते हैं। तो वो जब ग्रुप थ्योरी वहां चलेगी वहां करवाएंगे दोस्तों। अभी तो केवल इनको पीओएस ही बोलेंगे, कोई भी प्लेन हो पीओएस ही बोलेंगे। सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे होती नहीं है, या तो होती है या फिर होती नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री या तो होगी या नहीं होगी, कितनी होगी यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। सीओएस एक सेंटर मॉलिक्यूल का एक ही होता है यार, या तो वो होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री में अराउंड या फिर नहीं होगा, खत्म बात। यहाँ पे नहीं है। फिर आया अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और अल्टरनेटिव एक्सिस में दोस्तों हमारे पास एक S3 एग्जिस्ट करती है दोस्तों। सिमेट्री एलिमेंट्स हम निकाल रहे हैं तो केवल उन्हीं की काउंटिंग हमने की है, ऑपरेशन की नहीं ना। और पांचवा दुनिया का आइडेंटिटी एलिमेंट तो सब में ही पाया जाता है, ये बात तो मैं आपको बता ही चुका हूं। हालांकि जब हम ओवरऑल काउंट करते हैं दोस्तों तो कंट्रीब्यूशन जो स्ट्रक्चर में होता है चार का ही होता है। पांचवा तो ये आगे जाके जब ग्रुप थ्री में वहां काम देखने को मिलेगा ज्यादातर। अभी तो इन चारों में से क्वेश्चन आएगा, क्या पीएफ5 में C2 है क्या, हां या ना, क्या पीएफ5 में C3 है क्या, हां या ना, क्या पीओएस है क्या, कोई भी पीओएस निकाल लो, है या ना, सीओएस है क्या, है या ना, और S3 है क्या ना, हां या ना, मैं आपसे पूछेंगे आराम से निकाल दोगे। सो दिस इज हाउ पीएफ5 को डील करेंगे, और पीएफ5 भी यहीं पे खत्म हो जाता है। बताइए कमेंट बॉक्स में डाल के क्या आपको पीएफ5 कंप्लीटली समझ में आएगा, जल्दी बता दो, क्या आपको पीएफ5 कंप्लीट समझ में आएगा। तबीयत ठीक नहीं है मेरी ज्यादा, डोंट नो, क्लास में भी खींच पाऊंगा भी नहीं पाऊंगा। बहुत बड़े बच्चों, वेरी गुड। चलिए दोस्तों आइए आप एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। तुमने पूरा थ्योरेटिकल कांसेप्ट तो देख लिया है। पीएफ5 जैसे ग्रुप 15 के सभी एलिमेंट शो करेंगे। देखो रोजालिन पांडा जी, मैंने तो ऐसा नहीं बोला, जब नहीं बोला तो आपको ऐसा खुद से समझना नहीं चाहिए ना भाई, है ना। प्लीज अंडरस्टैंड कि भाई जो बातें मैं बोलूं केवल उन्हीं के नोट्स बनाइए, जो बातें नहीं बोलूं तो समझ ले वो बातें या तो है नहीं, या वो बातें किसी और चैप्टर में कहीं ना कहीं आ जाएगा। पहली बात तो पीएफ5 वाले सारे मॉलिक्यूल कह रहा है कि ग्रुप 15 के सारे मॉलिक्यूल ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे क्या, इस बात को जानने के लिए पहली बात तो मुझे केमिकल बॉन्डिंग नाम का टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, एंड या फिर मेन ग्रुप टॉपिक में इस कांसेप्ट आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सिमेट्री एलिमेंट्स जो टॉपिक है उसमें जब मैंने चालू किया था रोजालिन जी, आपने मेरी बातें सुनी नहीं ध्यान से, और आप मेरी बात अगर आप ध्यान से सुनोगे नहीं तो मैं कुछ देर तक पेशेंस रखूंगा, उसके बाद शायद क्या पता मैं गुस्सा भी कर दूं। प्लीज आप सब क्वेश्चन पूछने से पहले अपना ध्यान रखें कि जल्दबाजी में क्वेश्चन पूछने की क्यूरियोसिटी में है ना गलत डायरेक्शन में ना जाए भाई। तो रोजालिन जी मैंने ये कहा था कि सिमेट्री एलिमेंट का कांसेप्ट तब आगे बढ़ेगा जब आपको स्ट्रक्चर आती होगी। तो हमने पहले स्टार्टिंग में कहा था कि मैं मान के चल रहे हैं कि स्ट्रक्चर्स आती है। अब तू मेरे से स्ट्रक्चर ही पूछ रहा है पीएफ5 जैसे करना है। अरे मैंने कहा भाई वो स्ट्रक्चर होगी या नहीं होगी उसका चैप्टर अलग है। जिस रास्ते पे मैं लेके जा रहा हूं तुझे वो सिमेट्री एलिमेंट का रास्ता जिसमें मान के चल रहे हैं हमें हर एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता है। अब मैं ये मान के चल रहा हूं तुम मुझसे कह रहा है कि स्ट्रक्चर होगी या नहीं होगी, तो मैंने कहा कि ये बातें स्ट्रक्चर होगी या नहीं होगी एक डिफरेंट टॉपिक नाम में आते हैं, इसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग या मेन ग्रुप। तो वो जो टॉपिक होगा तो वहां उसकी स्ट्रक्चर करवा दी जाएगी, तो वहां उसकी स्ट्रक्चर कर लेगा तो फिर इस पे अप्लाई कर लेना, है ना। अब ये तो है नहीं कि तेरे मन में जो क्वेश्चन चल रहा है कि मुझे तो इसी स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, तो पहले तेरे पास स्ट्रक्चर होनी चाहिए उसके बाद ही कर पाएगा। वो स्ट्रक्चर होगी या नहीं होगी वो केमिकल बॉन्डिंग में जाना जाता है दोस्तों। तो केमिकल बॉन्डिंग जो तू पढ़ेगा तो वहां समझ जाएगा, ठीक है। अब तू मुझे कहता है कि मैं वो ये छोड़ के स्टीरियो केमिस्ट्री पहले केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा दूं, तो मैं पागल नहीं हूं, है ना। तुम हो सकते हो, हम तो नहीं है ऐसा कि मुझे पता है कि तुमने जिंदगी में सबने ऐसे ही रायते फैलाए हैं। जो चीज करनी चाहिए एक समय पे उसको छोड़ के कभी तुमने रायते में आलू मिक्स कर दिया, एक बढ़िया से फिर तुमने उसमें बूंदी डाल दी, अलग अलग डायरेक्शन में चले गए, फिर लास्ट में तुमने देखा कि वो रायता फैल गया, है ना। और वो ऐसा ही होता है अक्सर, तुमने जिंदगी में ऐसे ही रायते फैलाते हो।
we focus on what topic we are like discussing now. The topic is we have a structure and we have to find out the symmetry element. If you are going for the how the structure come, ये structure कैसे बनी, इसकी जैसी 15वें ग्रुप के मॉलिक्यूल क्या सेम दिखाएंगे क्या, जानने के लिए देखिए डिफरेंट टॉपिक्स, तो जिसकी जहां सही बात है वहीं कराई जाएगी. डू नॉट मिक्स द टॉपिक्स. आई हैव कंप्लीट वेरी गुड भाई. मुझे कह आई डिड नॉट गेट अबाउट S1 S2 बिकॉज़ आई मिस द प्रीवियस. प्लीज आके प्रीवियस लेक्चर देखिए, तभी आज के लेक्चर की बातें करें. लेक्चर मिस करोगे तो आई विल नॉट रिपीट. डोंट इवन ट्राई टू आस्क. चलिए, सो दिस इज समथिंग वी हैव डन फॉर BF3 भी हमने कर लिया, BF5 भी कर लिया. अब देखो पहले मैं क्वेश्चन कराता हूं ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़े. आइए क्वेश्चन करते हैं. इस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं. हाउ द क्वेश्चन कम्स इन IIT एंड CSR एट गेट. गेट में कैसे करेंगे आइए जरा सामने देखिए प्लीज. पप्पू सबका नहीं हुआ है, अलग-अलग बैच है ना भाई. ठीक है, प्लीज डोंट नॉट कमेंट यार. तुम रास्ते से भागो मत यार, भागो मत. अंश प्रताप जी रिपीट करके देखना भाई. एक चीज को मैं 4 बार करवा चुका हूं. BF3 का इसलिए मैंने कल की क्लास में भी करवाया था, पिछली क्लास में भी करवाया था, याद कर. ठीक है प्लीज समय के साथ. पहले जब मैं दे रहा हूं तो ऐसे केस में जिसकी वजह से बहुत ही वीक है भाई, तो मैं कहना चाहूंगा घर जाके जब लेक्चर का ये वाला हिस्सा जहां पे उन्हें प्रॉब्लम हो रही है उसको हर बार रोक के विजुअलाइज करिए, विजुअलाइज करिए. अच्छा प्ले बटन दबाइए. अच्छा सर ने बोला एक लाइन सुनिए, फिर पॉज बटन दबाइए, फिर उसको विजुअलाइज करिए, फिर प्ले बटन दबाइए, मेरी एक लाइन सुनिए, फिर पॉज बटन दबाइए. दैट इज हाउ अंश यू हैव टू डील विद इट. ओके, जो पार्ट में कोई ऐसा लग रहा है कि जो हमारे दिमाग को कंफ्यूज कर रहा है ना, क्या है यार, कौन फोन कर रहा है. तो मैं क्वेश्चन पूछता हूं, उस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए. क्वेश्चन इज लाइक दिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल. मतलब एग्जाम में क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में या फिर एमएसक्यू फॉर्म में, एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है. आईआईटी जैम और गेट में तो एमसीक्यू एमएसक्यू नेट एनईटी तीनों आते हैं. तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू एमएसक्यू एनईटी सिमेट्री एलिमेंट्स का तीनों में से किसी में बन सकता है. ठीक है, और जो नेट वाले हैं वो नेट वाला होता तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, पर एमसीक्यू क्वेश्चन आजकल क्या है कि उसने तरीके निकाल रखे हैं. तो एमसीक्यू क्वेश्चन के भी एमएसक्यू बना देता है. चार ऑप्शन देगा, फिर नीचे चार ऑप्शन ए वो लिख देगा कि पी क्यू आर ये है, और बताओ इनमें से कौन सा सही आंसर है. पहला ऑप्शन पी क्यू, दूसरा ऑप्शन पी क्यू आर, तीसरा ऑप्शन ओनली पी. अल्टीमेटली वो एमएसक्यू बन गया भाई. तो इसलिए बी है, नेट भी कोई पीछे नहीं है. जो द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन C2H6. This is how the question we are going to come. C2 की जगह सेंटर सिमेट्री पूछ सकता है, प्लेन सिमेट्री पूछ सकता है, एनीथिंग. चलिए दोस्तों, तो उसने चार ऑप्शन रखे. तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार से C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन. सेकंड ऑप्शन इज एक फिनाइल पे मैंने क्लोरीन यहां लगा दिया, एक क्लोरीन मैंने यहां लगा दिया, पैरा पैरा पोजीशन पे क्लोरीन लगा दिया. थर्ड ऑप्शन इज मैंने फिनाइल रिंग का एक कॉम्बिनेशन ले लिया, पता नहीं क्या कहते हैं, नेपथलीन एंथ्रासिन, पता नहीं जो भी कहते हैं इसका नाम, कॉमन नाम देके भी पूछ सकता है, वो तो समय के साथ आप सीख जाओगे. एक स्ट्रक्चर ये बना दी. एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज C डबल बॉन्ड C, क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन. तो आपको बताना है एबीसीडी ऑप्शन है क्या. ये इस मॉलिक्यूल्स में C2 एग्जिस्ट करते हैं क्या. मैं बताता हूं इट इज एन एमएसक्यू क्वेश्चन, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो. एमएसक्यू बोले तो मल्टीपल सेलेक्ट आंसर्स यहां पे हो सकते हैं दोस्तों. मल्टीपल ऑप्शंस यहां ठीक हो सकते हैं, एक ऑप्शन या फिर एक से अधिक ऑप्शन. ठीक है, एमएसक्यू का मतलब ये नहीं होता, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, बता देता हूं. एमएसक्यू का मतलब ये नहीं होता कि एक से अधिक आंसर होंगे, नहीं. एमएसक्यू का मतलब होता है या तो एक आंसर होगा या एक से अधिक हो सकते हैं. कई बार एमएसक्यू ऐसे भी आते हैं जहां पे केवल एक ही ऑप्शन ठीक होता है. तो उसमें ये मत कहना कि नहीं एमएसक्यू है एक ही ठीक है भाई, कुछ तो गड़बड़ है, उसमें दिमाग मत लगाने देना. एक भी हो सकता है. ठीक है, बी अवेयर. तो एमएसक्यू मतलब एक या एक से अधिक आंसर पॉसिबल है. तो इस क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट करिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चे इसका आंसर देंगे. और फिर देखते हैं कितने बच्चों का सही आंसर आता है. जैसे कि इस टाइम मुझे बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं इस बैच में, नोट्स ऑफ स्टूडेंट्स इस बैच. एंड आइए देखते हैं कितने बच्चों का सही आंसर आता है. सुदीप का करण, सबके नाम बोल के मैं बोलूंगा और सभी बच्चों का आंसर देना है. कोई बच्चा ये ना कहे कि हम तो बैठ के देखेंगे, आनंद लेंगे, इसका सही है इसका गलत है. अगर ऐसे ही आनंद लोगे तो एग्जाम आपका आनंद लेगा. फिर वो एग्जाम के टाइम पे वो बच्चे जो अभी आंसर दे रहे हैं वो सही कर रहे होंगे, और फिर तुम उस टाइम पे रिटर्न ट्रायल खेलोगे, डर होगा तुम्हारे अंदर, डर निकलेगा नहीं. सुदीप का कहना है एबीसी, हरमीत का कहना है, पहले साक्षी का कहना है, हरमीत का ऑप्शन चला गया ऊपर. साक्षी का कहना है एबीसी, अनुराग का कहना है एबीसी, अंशा का कहना है बीसीडी, कन्हैया का कहना है बीसीडी, पूषा का कहना है बीसी ऑप्शन, अनुराग का कहना है एबीसी ऑप्शन, जानी का कहना है बीसीडी ऑप्शन. ओके, राहुल का कहना है एबीसी. कितने सारे ऑप्शन अलग अलग भर रहे हैं बच्चे, तुम देख लो तुम में से कौन सही है. मंजेश का कहना है एबीसीडी, एनीबॉडी कैन डांस, है ना. रोजलिन का कहना है, रोजलिन का कहना है एबीसी. साहिस्ता का कहना है ए. स्वाभिमान जी का कहना है एबी. शक्तिमान, स्वाभिमान बढ़िया नाम है. स्वाभिमान कहना है कोलियो शक्तिमान, क्या मैं तुझे शक्तिमान बुला सकता हूँ. प्रिया मी दास का कहना है बीसीडी, ज्योति का कहना है बी, ऋषि का कहना है एबीसी, हरमीत का बीसीडी, अलमा जी का कहना है एबीसी, विकास एबीसी, खुशी बीसीडी, ज्योति सिंह सी, राधिका पटेल एबीसी. विकास उसमें ई बी लोग कर दीजिए, बी डी लोग कर दीजिए. अच्छा बीसी, अलग अलग आंसर दे रहे सब बच्चे. तो आइए मैं आपको आंसर देता हूँ. द करेक्ट आंसर इज दिस वन आल्सो, दिस वन आल्सो, दिस वन आल्सो एंड दिस वन आल्सो, ऑल आर करेक्ट. कितने बच्चों का सही आंसर था. जहां तक मुझे देखा 2 ही बच्चों ने सही आंसर दिया था, मात्र 2 बच्चों ने सही आंसर दिया है. ऑल द मॉलिक्यूल्स कंटेन C2, सभी मॉलिक्यूल्स में C2 प्रेजेंट है. एवरी मॉलिक्यूल, दोनों मतलब यहां पे ये के सारे मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं मैं, इन चारों में C2 प्रेजेंट है. कैसे कैसे प्रेजेंट है, बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए दोस्तों साफ साफ नजर आ रहा है. यहां पे दोस्तों बीच में से निकालो एक एक्सिस, यहां से C2 के लोग रोटेट कर दो. देखो ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो इस C2 के लोग कार्बन कार्बन आपस में पलटी मार जाएंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 180 डिग्री पे आपस में पलटी मार जाएंगे, क्लोरीन क्लोरीन आपस में पलटी मार जाएंगे. तो दोस्तों यहां ये रोटेट हो गए यहां से यहां. दोस्तों
कहीं से भी निकाल दो। तो बेस्ट वे की जिसके देखिए खासकर एक्सिस में जब आपके पास एटम डिफरेंट आने लग जाए तो कोशिश क्या करो जो डिफरेंट एटम का पेयर है उन्हीं के लोग निकाल दो, आधी बढ़त तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि जिसके अलोंग एक्सिस पास हो जाती है उनको तो चेक ही नहीं करना होता। मैंने क्लोरीन इन कार्बन और क्लोरीन के लोग एक्सिस पास कर दी। इसका राउंड जब मैं 180 डिग्री का रोटेशन कराऊंगा दोस्तों, तो ये दोनों वाले जो C2 ये दोनों वाले जो कार्बन एटम है पलटी मार के यहाँ और ये वाले पीछे से पलटी मार के यहाँ लेफ्ट में आ जाएंगे। यस यहाँ पे भी C2 एग्जिस्ट करता है ना। बात करते हैं यहाँ से सेंटर की बात करें दोस्तों, तो मैं सेंटर से अगर एक्सिस पास कर दूं, मेरे जेब में एक और मार्कर है यहाँ से मैं दोस्तों एक और C2 पास करूं तो साथ साथ आ जाएगा। यहाँ पे ये वाला जो एटम होगा रोटेट होकर यहाँ आ जाएगा और ये वाला रोटेट होकर यहाँ, ठीक है, एज उसके साथ। अब मैं कलर कर देता हूँ, ये दोनों एटम आपस में इंटरचेंज होंगे, ये वाले दोनों एटम आपस में इंटरचेंज होंगे दोस्तों, ये वाले दोनों एटम जो है आपस में इंटरचेंज होंगे दोस्तों, साथ साथ नजर आ रहा है। ये वाले दोनों एटम दूर वाले आपस में चेंज होंगे, ये वाले दोनों एटम ये और ये आपस में चेंज होंगे दोस्तों, ये वाले दोनों एटम आपस में चेंज होंगे। हेंस कुछ बचा ही नहीं, सारा का सारा एटम का पेयर अपने आपस में रोटेट होगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे भी C2 एग्जिस्ट करती है। तो प्रॉब्लम कम्स हियर, कुछ बच्चों को यहाँ नजर नहीं आ रहा है, बहुत ही कम बच्चों को नजर आ रहा है। वो क्या है कि वो एक ही पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि ऐसा करने पर तो क्लोरीन यहाँ पे और हाइड्रोजन यहाँ पे तो इंटरचेंज नहीं हो रहे, सेम नहीं आ रहे। तो दोस्तों इसको ऐसा सोचिए, कैसा सोचिए, लेट्स सपोज यू हैव अ रेक्टेंगल, आपके पास एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में ऐसा C2 तो होता ही है, पलटी मार जाएंगे दोनों चीजें दोस्तों, ऐसा C2 भी होता है, पलटी मार जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों कमाल की बात है, यहाँ एक परपेंडिकुलर C2 भी होता है। अगर मैं बिल्कुल एक परपेंडिकुलर 180 डिग्री का रोटेशन करवाता हूँ दोस्तों, ये वाली जो एज है वो रोटेट होकर 180 डिग्री पे इस एज की जगह ले लेगी, या फिर हम कहेंगे दो अपोजिट कॉर्नर्स आपस में इंटरचेंज और दो अपोजिट कॉर्नर्स आपस में इंटरचेंज बाय दिस परपेंडिकुलर एक्सिस। इसको दिखाने का एक तरीका और है दोस्तों कि मैं अगर मैं रेक्टेंगल को के लिए भी आप बात कर सकते हैं, ऐसे रेक्टेंगल को मैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ले लूं, ऊपर नीचे आपको एक्सिस दिखाऊं, यहाँ पे ऊपर और नीचे एक्सिस दिखाऊं। इसके अलावा जब हम 180 डिग्री का रोटेशन करवाएंगे तो क्या होगा, ये वाला कॉर्नर जो होगा रोटेट होकर किस कॉर्नर की जगह ले लेगा, 180 डिग्री पर ये दोनों कॉर्नर्स आपस में इंटरचेंज, ठीक है। सामने वाली एज पीछे चली जाएगी, पीछे वाली सामने आ जाएगी, लेफ्ट वाली राइट चली जाएगी, राइट वाली लेफ्ट आ जाएगी। दिस इज फॉर रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल की कहानी। आप लोग अगर रेक्टेंगल के लिए कुछ चेक करें दोस्तों, थोड़ा सा पीछे अगर हम जाए वापस मॉलिक्यूल पे, कि ये अगर आप मॉलिक्यूल कोर्स देखो तो बीच में कार्बन कार्बन बॉन्ड आ गया और यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस अलग हुआ, यानी कि इन दो Cl और H के बीच में डिस्टेंस अलग होगा, इस Cl और H के बीच में डिस्टेंस अलग होगा। साफ साफ नजर आ रहा है क्यों, यहाँ पे कोई भी CC बॉन्ड नहीं है बीच में, या बीच में एक CC बॉन्ड एक्स्ट्रा आ गया, तो डेफिनेटली इन Cl की जो Cl और CH की जो आपका डिस्टेंस होगा वो थोड़ा दूर होगा। सो हेंस यहाँ हम इसको अगर हाइपोथेटिकली इस मॉलिक्यूल को जोड़े यहाँ से, तो एक रेक्टेंगल टाइप का शेप बनेगा, और रेक्टेंगल से परपेंडिकुलर जब मैं एक्सिस निकालूंगा दोस्तों 180 डिग्री में जब रोटेट करूंगा, ये क्लोरीन रोटेट होगी यहाँ पे और ये क्लोरीन रोटेट होगी यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली हाइड्रोजन रोटेट हो जाएंगे और सिमिलरली दोस्तों कार्बन रोटेट हो जाएंगे बाय दिस परपेंडिकुलर एक्सिस, बाय दिस परपेंडिकुलर एक्सिस कार्बन यहाँ से रोटेट हो जाएंगे। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट होता है, उस मिसकंसेप्ट को मैं दूर कर देता हूँ। सामने देखिए, उस मिसकंसेप्ट को दूर करने के लिए दोस्तों स्क्वायर की और कंपैरिजन कराते हैं रेक्टेंगल का, स्क्वायर वर्सेस रेक्टेंगल। वो मिसकंफ्यूजन क्या है, जब हम स्क्वायर की बातें करते हैं और ओवरऑल C2 निकालने की बात करें तो कहां से निकलता है, कहते हैं एक C2 यहां से निकलती है, एक C2 यहां से निकलती है, यहां से निकालो दोनों पलटी मार दो, यहां से C2 निकालो दोस्तों ऐसे, और इसके ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला नीचे से ऊपर, तो C2 होगी, ठीक है। और यहाँ स्क्वायर के अंदर जो हमारी C2 होती है वो डायगोनल से भी निकलती है। अगर मैं यहाँ से एक्सिस निकालूं तो दो कॉर्नर तो ब्लॉक हो गए, इनके लोग तो रोटेशन करानी है, इन दोनों की पोजीशन तो बदलेगी नहीं, और ये दोनों दोस्तों एक्जेक्टली एक दूसरे से 180 डिग्री पे इंटरचेंज हो जाएंगे दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे में पलटी मार जाएंगे। कैसे, इस एक्सिस के लोग ये ऊपर से आएगा, हेमिस्फीयर फॉलो करेगा, यहाँ आएगा, ये ऊपर जाएगा, नीचे से जाके दोस्तों इसकी जगह ले लेगा। सिमिलरली एक C2 दोस्तों यहाँ से भी निकल जाती है, एक C2 यहाँ से भी निकल जाएगी। तो यहाँ दो H के लोग C2 थी और दो डायगोनल के लोग C2 है, एक परपेंडिकुलर C4 भी लाई करेगी, C4 के लोग परपेंडिकुलर C2 भी होगी, ठीक है। हम उसमें जान नहीं रहे, मैं तुम्हें यहाँ पे एक स्पेसिफिक केस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो केवल उसी की बातें कर रहे हैं। और जब हम रेक्टेंगल पे आते हैं दोस्तों, व्हेन वी डिस्कस द रेक्टेंगल, लेट्स से वी हैव रेक्टेंगल, लेट्स सपोज आई हैव अ रेक्टेंगल, ओके। सो इस रेक्टेंगल में हम कहेंगे कौन कौन से C2 होंगे, तो हम कहेंगे एक C2 तो ये वाली लाई करेगी दोस्तों, लेफ्ट राइट पलटी मार दिया, एक C2 ये वाली लाई करेगी, ऊपर नीचे पलटी मार दिया, एक परपेंडिकुलर लाई करेगी दोस्तों, वो भी हमने पहले करके देख लिया था, क्योंकि वो तो मैं यहाँ बता ही चुका हूँ परपेंडिकुलर C2 यहाँ पे होती है। इसके अलावा कुछ बच्चे यहाँ ये सोच रहे हैं कि सर यहाँ ये वाली C2 होगी क्या, दोस्तों बता दूं, ये डायगोनल C2 रेक्टेंगल के अंदर डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करती है। डायगोनल C2 स्क्वायर में तो होती है, रेक्टेंगल में नहीं होती, क्यों नहीं होती, आइए इसके लिए मैं बेसिक कांसेप्ट समझाता हूं दोस्तों। लेट्स सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ मैं एक एक्सिस लगा के बैठा हूँ C2 का रोटेशन करवाना, तो क्या होगा, जब डायगोनल के अलग हम बातें करें, मतलब मैं इस एक्सिस के अलग रोटेशन करने की बात कर रहा हूँ, तो जब C2 के अलग रोटेट कराएंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा 180 डिग्री रोटेट होगी, ये एक्सिस है, ये ऑब्जेक्ट है, 180 डिग्री रोटेट होगी, यहाँ राइट हैंड साइड में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और जब मैं इन दोनों को ज्वाइन करने का कोशिश करूंगा दोस्तों, तो यू विल सी दोनों ऑब्जेक्ट इस रोटेशनल एक्सिस के परपेंडिकुलर लाई कर रहे हैं, दे आर लाइंग परपेंडिकुलर टू द रोटेशनल एक्सिस। नाउ ये को एग्जांपल लेके चलते हैं दोस्तों, लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट जहां था वही रखा, अब की बार मैंने एक्सिस टिल्ट कर दी। नाउ जब एक्सिस टिल्ट करेंगे और C2 के रोटेट कराऊंगा, तो क्या ये ऑब्जेक्ट यहां जाएगा, ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, आंसर है ये ऑब्जेक्ट यहां तक जाता जब एक्सिस ऐसी थी, क्योंकि एक्सिस के अराउंड रोटेशन होगा, तो इसका मतलब अब ये ऑब्जेक्ट यहां तो नहीं जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट कहां जाने वाला दोस्तों, देखिए एक्सिस के अराउंड रोटेशन करेगा। एक्सिस अगर ऐसी है दोस्तों, ये एक्सिस के अराउंड आपके पास नीचे जाएगा, टिल्टेड एक्सिस है, टिल्टेड एक्सिस ऐसे रोटेट होगी तो एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगा, नीचे आएगा, ना कि यहां रोटेट करके यहां चला जाएगा। अरे ये रोटेट करके यहां तक जाता जब एक्सिस ऐसी होती, तब ये यहां जाता। अब एक्सिस ऐसी है तो एक्सिस के रोटेशन नीचे आएगा, और फिर से इसको जोड़ने की कोशिश करोगे, तो यू विल रियलाइज भाई ये अभी भी परपेंडिकुलर लाई कर रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट इनिशियल और आफ्टर रोटेशन वो एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर, मतलब इस C2 के बिल्कुल परपेंडिकुलर लाई कर रहे हैं। नाउ अगर तुम दोस्तों
स्क्वायर में C2 निकालने की कोशिश करते हो तो दो ये कॉर्नर थे तो आपकी C2 पास हो गई, इसका तो चर्चा ही नहीं करेंगे। बाकी दोनों दोस्तों जो ऑब्जेक्ट है जब यहाँ से यहाँ ये जाएगा, यहाँ से यहाँ जब जाएगा तो दोस्तों इन दोनों का ओवरऑल जब हाइपोथेटिकल जोड़ना होगा इस एक्सिस के अराउंड ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट को, मान लिया यहाँ जा रहा है यहाँ जा रहा है, बिल्कुल सही रोटेट हो रहा है, एज इट इज आ रहा है, यहाँ जाके नीचे से दोस्तों पीछे चला जाता है, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे जो ऑब्जेक्ट जो आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं क्या इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है क्या? बिल्कुल है। ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट इस C2 एक्सिस के 100% परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर ही होते हैं। ये जो डायगोनल है वो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है। यस, द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर बट इट इज नॉट वैलिड फॉर रेक्टेंगल। डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हेंस जब इसके अलोंग रोटेशन करवाएंगे तो किन ऑब्जेक्ट की बात तो यहां पे करेंगे ही नहीं, इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट की बातें करेंगे। तो तुम्हें लग रहा है ये रोटेट होकर यहां और ये रोटेट होकर यहां चला जाएगा, नहीं, तुम गलत फहमी में हो, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा है तो दोस्तों अगर मान लीजिए तुम्हारे अकॉर्डिंग ये यहां और यहां चला जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट जो आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं और जो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं मतलब दोस्तों जो पलटी मार के आ रहे हैं उन दोनों को हाइपोथेटिकली जोड़ दीजिए। जब इनको हाइपोथेटिकली जोड़ने की कोशिश करूंगा दोस्तों तो आएगा डायगोनल। तो क्वेश्चन है कि भाई ये जो आपका डायगोनल आया ये ओरिजिनल C2 के परपेंडिकुलर होना चाहिए दोस्तों। तो क्या ये परपेंडिकुलर है कि आंसर नहीं है दोस्तों। रेक्टेंगल के ये एक डायगोनल है ऑरेंज वाला और ये C2 भी एक डायगोनल है और रेक्टेंगल के ये एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं, एक लेस देन 90 डिग्री होता है दोस्तों और एक ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस जब ये दो एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं है तो ये बात तय है कि ये ऑब्जेक्ट रोटेट होकर यहां नहीं आएगा। तो फिर ऑब्जेक्ट रोटेट होकर कहां जाएगा? ये ऑब्जेक्ट इस एक्सिस के लोग रोटेट होकर एग्जैक्टली अपनी 90 डिग्री परपेंडिकुलर सिचुएशन में जाएगा दोस्तों। तो मतलब ये ऑब्जेक्ट यहां ना जाके ये ऑब्जेक्ट यहां ना जाके दोस्तों ये ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डिग्री यहां पे कहीं आ जाएगा, ये आएगा इसका 90 डिग्री परपेंडिकुलर। अगर डिफरेंट करूं ये ऑब्जेक्ट दोस्तों यहां कहीं आएगा जहां से उसे एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर संबंध मिल रहा हो, एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर संबंध मिल रहा हो, ये रोटेट होकर यहां जाएगा दोस्तों। सिमिलरली जब ये रोटेट होकर यहां आ रहा है तो ये पोजीशन तो ओरिजिनल रेक्टेंगल में कहीं भी मैच नहीं कर रही है, यानी कि रोटेशन करने के बाद ये कोई नई सी चीज आ जाएगी। हेंस इनिशियल और फाइनल स्ट्रक्चर सेम नहीं होंगे। हेंस हम यहां से कहेंगे कि रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल C2s एब्सेंट होते हैं, डायगोनल C2s आर एब्सेंट इन रेक्टेंगल। दैट इज द कंक्लूजन। और ये मैंने इसलिए कराया, कुछ महानुभाव यहाँ पे डेफिनेटली अगर मैं नहीं बताता तो मेरे से पूछते सर ऐसे भी तो करा सकते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और सीएल से ऐसे जाएगा। तो मैंने इसलिए बताया कि ये नहीं करवा सकते। कुछ बच्चे अगर ये पिंक वाला एक्सिस सोच रहे हैं दिस इज नॉट पॉसिबल। कुछ बच्चों ने एबीसीडी आंसर देने में शायद ये वाला आंसर दे दिया है, तो अगर तुमने ये वाला आंसर दे दिया कि तुमने गलत आंसर दिया, तुम्हारा तुक्का फिट हो गया, पता लगे। पर ये जो तुम तरीके से निकाल लेते इस तरीके से ये C2 एग्जिस्ट नहीं करती है। क्यों एग्जिस्ट करेगी? क्योंकि ये जो आकृति है, ये जो स्ट्रक्चर है जस्ट लाइक एक रेक्टेंगल ही है और रेक्टेंगल में डायगोनल C2 एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर तुम इसके रोटेट करने की कोशिश करोगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ ना जाके ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ ना जाके हाइड्रोजन रोटेट होकर कहीं यहाँ चला जाएगा। तो ये हाइड्रोजन की इनिशियल और फाइनल, ये हाइड्रोजन की इनिशियल और फाइनल सेम नहीं है दोस्तों, इनिशियल स्ट्रक्चर के सेम नहीं है। हेंस यहाँ C2 ये वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब इन सारी बातों को जानने के बाद एबीसी तक तो कुछ बच्चे पहुंच गए थे। डी का भी दो तीन बच्चों ने आंसर दिया था, चारों एबीसीडी मिला के, जिन्होंने एबीसीडी मिला के चारों आंसर दिए थे। अब मुझे बताओ जिन्होंने डी आंसर दिया था उसके साथ में क्या उन्होंने यही परपेंडिकुलर एक्सिस मान के दिया था, डायगोनल C2 मान के दिया था? अगर परपेंडिकुलर रोटेट करके दिया था दोस्तों तो बिल्कुल ठीक है, अगर डायगोनल मान के दिया था तो तुम भी गलत हो, इसका मतलब तो मतलब पूरी क्लास गलत हो जाएगी। सो दो ही बच्चों ने मुझे लगता है एबीसीडी आंसर दिया था पहली बात तो, इतने सारी क्लास के बच्चों में से। और उन दो बच्चों में भी जिन्होंने डी दिया था, जिन्होंने मतलब जिन दो बच्चों में भी जब आपने डी दिया था तो वो दो बच्चे मुझे बताएं कि वो डी जो ऑप्शन था आपने कौन से C2 को मान के दिया था। अपने आप से सच बोलना, मेरे सामने नंबर बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली मैं एग्जाम मैं नहीं सेट करूंगा, एग्जाम तुम्हारे एग्जाम में सेट करेगा। अपने आप से सच बोलना कि तुमने एबीसीडी में जो डी दिया था वो परपेंडिकुलर C2 कंसीडर करके दिया था या ये डायगोनल वाली करके दिया था, बताइए एक बार फटाफट। और हम आज तो यहीं पे खत्म करेंगे भाई, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल और ज्यादा मैं खींच नहीं सकता, पढ़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, बड़ा मुश्किल से हमारी क्लास ली आज। कोई नहीं, थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं नंबर ऑफ लेक्चर के मुकाबले, तो आई विल टेक एन एक्स्ट्रा क्लास। अरविंद का तेरा परपेंडिकुलर लिया था, बहुत बढ़िया अरविंद। एक और बच्चा था डी आंसर दिया था एबीसीडी में से, तो अच्छा तो आई विल टेक अ बैकअप, मतलब सॉरी बैकअप नहीं, आई विल टेक एक्स्ट्रा क्लास ऑन नेक्स्ट मंडे। मीनवाइल आपकी कंटिन्यूटी चलती रहेगी। तो आज लेक्चर 5 तक, कल लेक्चर 6 सो ऑन इस सब चलता रहेगा। मुझे लगता है अगले हफ्ते ट्यूसडे तो अगले हफ्ते ट्यूसडे तक तुम्हारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। कुल मिला के 12 लेक्चर का टॉपिक है, बस अब पीछे 2 लेक्चर पीछे चल रहे हैं। वो 2 लेक्चर का जो एक्स्ट्रा कंटेंट है वो मंडे को एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेके करवाऊं, ठीक है भाई? बस अब बाकी कंटिन्यूटी में चल रहा है, गैप नहीं देंगे, लेक्चर तो कंटिन्यूटी में चलेगा। 2 एक्स्ट्रा लेक्चर लूंगा मतलब कुल मिला के तुम्हारे। मुझे लगा ये ऑप्शन में C2 कैसे एग्जिस्ट करेगा डायहेड्रल एंगल वाले केस में। कौन सा डायहेड्रल एंगल वाला केस आ गया? कौन सा डायहेड्रल? पूछ रहा कौन सा डायहेड्रल यहाँ पे? ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, बीच में से लगा दो, ये लेफ्ट वाला राइट में आ गया, राइट वाला पीछे से लेफ्ट में आ गया, खत्म कहानी। पूछ रहा यहाँ से कैसे एग्जिस्ट करेगा ये वाला C2? मैं वही तो कह रहा हूँ, पूछ रहा डोंट थिंक नेगेटिव, व्हाई यू आर थिंकिंग नेगेटिव, यू हैव टू फाइंड आउट C2। जो C2 मिल जाए वही C2 है, जो C2 नहीं एग्जिस्ट कर रहा उसको क्यों जानबूझ के एग्जिस्ट कराने की कोशिश कर रहे हो? ये वाला C2 नहीं होता है, यहाँ नहीं है तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ नहीं है तो वहाँ भी नहीं है। ये C2 ये भी तो रेक्टेंगल टाइप की है ना, ये डायगोनल C2 यहाँ भी नहीं होगा। डायहेड्रल तो होता ही नहीं कुछ भी, डायहेड्रल तो 2 CC सिंगल बॉन्ड के टर्म्स में होता है। आप 2 अलग अलग कार्बन के बीच के बॉन्ड की बात कर सकते हैं, पर डायहेड्रल को मीनिंग है यहाँ पे। किस एक्सिस की बात करिए बुशा? पेंडिकुलर माना था, वेरी गुड कन्हैया। आईपीएल फाइनल भी है, हाँ तुम्हारा फाइनल भी है, जाओ भाई देखो आईपीएल फाइनल। धन्यवाद दोस्तों, बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट। एन अल्फाबेट में से प्लीज बता दीजिए C2 एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी? देखिए एन इज अगेन मंशा, उसके अगर चारों कॉर्नर्स को जोड़ेगी तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में डायगोनल C2 नहीं होता है, ठीक है? बट एन में परपेंडिकुलर C2 जो है वो रेक्टेंगल की तरह एग्जिस्ट कर जाएगा और जेड में भी परपेंडिकुलर C2 जो है वो लाई कर जाएगा जस्ट लाइक रेक्टेंगल, ठीक है? जेड के 4 कॉर्नर्स को जोड़ेगी, बीच में से डंडा लगा रखा है तो परपेंडिकुलर रोटेट करेगी 180 पे, तो यस लाई कर जाएगा। एन भी परपेंडिकुलर लाई करेगी, यस लाई कर जाएगा। तो दोस्तों उसमें ध्यान रखना है मंशा, बस इतना ध्यान रखना है कि वहां पे डायगोनल वाला केस लाई नहीं करेगा। धन्यवाद दोस्तों, बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट। कोई बात नहीं, ठीक है, बाय बाय।
इस वाले केस में तो यार सीट टू सीधा सीधा है, सेक्टर में से निकलना प्लेन में है, ये दो इससे है, इस एक्सिस के लोग आपस में पलटी मार जाएंगे, खत्म कहानी। ऊपर वाला घूम के हेड लेफ्ट में आ जाएगा, ये वाला राइट में से घूमता हुआ राइट में आ जाएगा, एक दूसरे की जगह ले लेगा। सर ये ऐप से कैसे ओपन हो रहा है एक बार बता दीजिए। क्या ऐप से कैसे ओपन हो रहा है अंश? लास्ट क्लास में मैंने बताया कि कैसे चलाना है सिमेट्री एट द रूट रियल। प्लीज वॉच माय लास्ट लेक्चर। प्लीज डबल सी एच वाला सर, इट्स वेरी गुड, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। जाइए जाइए भाई दोस्तों, बाय। अंश आपने इसका मतलब मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा प्रदीप, आज यार कम से कम इतना तो ध्यान दीजिए ना, मैंने लास्ट लेक्चर बताया कैसे ऐप ओपन करना है। प्लीज वॉच लास्ट लेक्चर, धन्यवाद। डी वाला मैंने एक्सप्लेन कर दिया, रिपीट करके देख लेना भाई उसको बार बार। नेवर, देखो कभी भी डाउट पूछते वक्त हमेशा ध्यान रखिए, जब आप कह रहे हो कि ये चीज समझ नहीं आई है तो उस केस में ऐसा मत बोला करो कि रिपीट कर दो ना, मैं रिपीट नहीं करूंगा भाई। रिपीट करना है तो वीडियो पॉज हो जाएगी, वीडियो एंड हो जाएगी, 2-3 घंटे बाद ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है, वीडियो को खुद में बार बार रिपीट करके देखिए। वही चीज तुम्हें अभी बताऊंगा, वही चीज मैं बाद में बताऊंगा। नेवर आस्क रिपीट करके बताओ, हमेशा जो बात समझ नहीं आई है केवल वो बात पूछो कि सर इसमें ये समझ नहीं आया, वो इसको पूरा रिपीट कर दो। क्या मतलब है रिपीट करने का भाई? वीडियो रिपीट करके देख लो फिर तो। कैसा नहीं होता भाई? आस्क, डाउट का मतलब डाउट, डाउट का मतलब ये नहीं होता रिपीट कर दो, अच्छा टॉपिक रिपीट कर दो, फिर तुम वैसे चैप्टर रिपीट कर दो, अरे सर पूरी केमिस्ट्री सर डाउट है नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ डाउट। ये बातें सीख जाओगे समय के साथ तो ठीक रहेगा, और एफर्ट सब जरा खुद लगाओगे साथ में तो अच्छा तुम्हें समझ में आएगा। जिसने पहले बना रखे हैं उतना ही काफी है, दोबारा की जरूरत नहीं, जिसने नहीं बना रखे नोट्स बनाइए। धन्यवाद दोस्तों, चलिए गुड नाइट, आज के लिए इतना ही।